Welcome to Easy NCRT, your comprehensive guide to civil services preparation. तो आज के इस नए और बेहद रोमांचक डीप डाइव में चर्चा होगी एक ऐसे विषय पर जो सीधे तौर पर यह तय कर रहा है कि दुनिया किस दिशा में आगे बढ़ रही है। और ये विषय बहुत डायनामिक है। बिल्कुल। आज का फोकस है अंतर्राष्ट्रीय संबंध, विशेष रूप से जनवरी से जून 2025 के बीच के वे अहम करंट अफेयर्स और भू राजनीतिक घटनाक्रम जो वैश्विक कूटनीति की पूरी दिशा ही बदल रहे हैं। सही कहा। और आज के इस डीप डाइव के लिए हमने डॉक्टर अमित एकेडमी के दस्तावेजों और कुछ बेहद विस्तृत रिसर्च नोट्स को आधार बनाया है। हाँ, और इस चर्चा का मिशन बहुत स्पष्ट है। भारी भरकम और उलझाऊ जानकारी के बोझ से बचाते हुए वैश्विक कूटनीति, भविष्य की तकनीकों और दुनिया में भारत की बदलती हुई रणनीतिक भूमिका को समझना, ताकि इन जटिल खबरों के बीच एक स्पष्ट समझ विकसित हो सके और हर कोई खुद को वेल इन्फॉर्म्ड महसूस कर सके। एग्जैक्टली। तो चलिए इन दस्तावेजों को विस्तार से समझते हैं। मैं इस चर्चा के लिए पूरी तरीके तैयार हूं। मैं भी। और सच कहूं तो ये समय अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को समझने के लिए ऐतिहासिक दृष्टि से सबसे दिलचस्प समय में से एक है। दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है और जो रिसर्च नोट्स आज मेज पर हैं, वे इस बदलाव के बहुत ही स्पष्ट और कभी-कभी चौंकाने वाले संकेत देते हैं, है ना? बिल्कुल। पुराने गठबंधन टूट रहे हैं और नई ताकतें उभर रही हैं। तो शुरुआत करते हैं वैश्विक स्वास्थ्य नीति और अर्थशास्त्र से। सबसे बड़ी खबर जिसने वैश्विक मंच पर हलचल मचाई है वो है विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO से अमेरिका का बाहर निकलना। हाँ, दस्तावेजों के अनुसार ट्रंप प्रशासन ने एक कार्यकारी आदेश या एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर हस्ताक्षर किए हैं जिसके तहत अमेरिका अब WHO का हिस्सा नहीं रहेगा। ये एक बहुत बड़ा कदम है ना? स्रोत में इसके पीछे जो मुख्य कारण बताए गए हैं वे काफी स्पष्ट हैं। कोविड-19 महामारी के दौरान WHO की कथित मिसहैंडलिंग, संगठन के भीतर चीन की तरफ एक कथित झुकाव और अमेरिका का ये तर्क कि उस पर अन्य सदस्य देशों के मुकाबले कहीं अधिक आर्थिक बोझ डाला जा रहा था। सही, लेकिन इसका असल इम्पैक्ट क्या होगा? देखो, अगर हम इसे व्यापक नजरिए से देखें तो ये केवल एक राजनीतिक बयानबाजी नहीं है। इसका असर जमीनी स्तर पर बहुत गहरा होने वाला है। फंडिंग का मुद्दा। एग्जैक्टली। विश्व स्वास्थ्य संगठन की कुल फंडिंग का लगभग 20% हिस्सा सीधे तौर पर अमेरिका से आता है। अब अचानक से इस 20% की कमी का मतलब है कि दुनिया भर में भविष्य की किसी भी महामारी से निपटने की तैयारियों को एक बहुत बड़ा झटका लगेगा। बिल्कुल। और ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिसका असर केवल पश्चिमी देशों पर पड़ेगा। भारत जैसे विकासशील देशों पर इसका सीधा और नकारात्मक प्रभाव पड़ना तय है। मैं बता रही हूँ, इसके परिणाम बहुत गंभीर हो सकते हैं। हाँ, दस्तावेजों में इस प्रभाव को बहुत बारीकी से समझाया गया है। भारत में टीबी, मलेरिया, HIV और मातृ स्वास्थ्य से जुड़े कई बड़े कार्यक्रम WHO की तकनीकी और आर्थिक मदद से चलते हैं। और जब फंड में 20% की कटौती होगी तो जाहिर है कि इन जीवन रक्षक कार्यक्रमों की गति धीमी पड़ जाएगी। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि ग्लोबल हेल्थ सर्विलांस में अमेरिका के सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल यानी CDC की जो अहम भूमिका थी, हाँ, उसके WHO से अलग होने से बीमारियों की शुरुआती चेतावनी प्रणाली में एक बड़ा शून्य पैदा हो जाएगा। अर्ली वार्निंग सिस्टम बहुत कमजोर हो जाएगा। एक बड़ा वैक्यूम। और कूटनीति का नियम है कि जब भी ऐसा कोई शून्य या वैक्यूम पैदा होता है तो वैश्विक कूटनीति में हमेशा कोई ना कोई दूसरी संस्था या मंच उसे भरने की कोशिश करता है। एग्जैक्टली। और यहीं पर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी WEF 2025 की दावोस बैठक का जिक्र आता है। स्विट्जरलैंड में दावोस में होने वाली ये बैठक दुनिया भर के राजनीतिक नेताओं, उद्योगपतियों और नीति निर्माताओं को एक मंच पर लाती है। इस बैठक का इतिहास भी काफी रोचक है। 1971 में जर्मन अर्थशास्त्री क्लॉस श्वाब ने इस फोरम की स्थापना की थी। और जिस मूल विचार पर इसे खड़ा किया गया था वो था स्टेक होल्डर कैपिटलिज्म। हाँ, ये समझना जरूरी है कि ये आम पूंजीवाद से कैसे अलग है। बिल्कुल। स्टेक होल्डर कैपिटलिज्म का सीधा सा मतलब एक ऐसे व्यापारिक मॉडल से है जहां कंपनियां सिर्फ अपने शेयर धारकों के मुनाफे के लिए काम नहीं करती, बल्कि समाज, कर्मचारियों और पर्यावरण यानी हर उस व्यक्ति या चीज के लिए जिम्मेदार होती हैं जो उस कंपनी से प्रभावित होता है। सही कहा। और आज के भू राजनीतिक माहौल में दावोस और इस स्टेक होल्डर कैपिटलिज्म की प्रासंगिकता और भी बढ़ गई है। कैसे? देखो, जब अमेरिका जैसी बड़ी सरकारी शक्तियां WHO जैसी पारंपरिक वैश्विक संस्थाओं से पीछे हट रही हैं,
तब वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जैसे मंच पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। एग्जैक्टली। चाहे वो जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई हो, समावेशी विकास का मॉडल हो, या फिर नई एआई तकनीकों के लिए नियम बनाना हो। ये मंच सुनिश्चित करते हैं कि सरकारों के पीछे हटने के बावजूद वैश्विक संवाद और निवेश चलता रहे। और जब हम वैश्विक स्तर पर खाली हो रहे स्थानों और नई ताकतों के उभरने की बात कर ही रहे हैं, तो चर्चा का रुख भारत और ग्लोबल साउथ की ओर मुड़ना स्वाभाविक है। बिल्कुल, ये बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट है। रूस के कजान में हाल ही में जो ब्रिक्स समिट हुआ, उसमें भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक 5 सूत्रीय एजेंडा पेश किया। और इस एजेंडे ने ये स्पष्ट कर दिया है कि भारत अब वैश्विक मंच पर केवल एक दर्शक नहीं है। हाँ, इस 5 सूत्रीय एजेंडे का विश्लेषण करना बेहद जरूरी है, क्योंकि यह सीधे तौर पर दुनिया की वर्तमान व्यवस्था को चुनौती देता है। विदेश मंत्री के एजेंडे का पहला बिंदु है स्वतंत्र प्लेटफॉर्म बनाना। मतलब ऐसे विकल्प जो कुछ चुनिंदा शक्तिशाली देशों के एकाधिकार से मुक्त हों। हाँ, वीटो पावर से मुक्त। दूसरा बिंदु संयुक्त राष्ट्र और वैश्विक विकास बैंकों में सुधार से जुड़ा है। जाहिर है 1945 में जब संयुक्त राष्ट्र बना था, तब की दुनिया और आज की दुनिया में जमीन आसमान का अंतर है। इसलिए सुरक्षा परिषद का विस्तार अब टाला नहीं जा सकता। इसके बाद जो 3 बिंदु हैं, वे और भी ज्यादा व्यावहारिक हैं। तीसरा बिंदु वैश्विक अर्थव्यवस्था के लोकतंत्रीकरण की बात करता है, डेमोक्रेटाइजेशन। क्योंकि कोविड-19 ने पूरी दुनिया को एक कड़वा सच दिखाया कि जब उत्पादन केवल 1 या 2 देशों में केंद्रित होता है और सप्लाई चेन टूटती है, तो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था कैसे घुटनों पर आ जाती है। इसलिए क्षेत्रीय उत्पादन हब बनाना अब एक रणनीतिक जरूरत है। सही कहा। चौथा बिंदु औपनिवेशिक काल या कॉलोनियल एरा के इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारने पर जोर देता है, ताकि देशों की संप्रभुता का सम्मान करते हुए उनके बीच कनेक्टिविटी बढ़ाई जा सके। और पांचवां सबसे अहम बिंदु है स्केलेबल समाधानों का साझा करना। इसमें भारत की भूमिका सबसे अग्रणी है। भारत अपना यूपीआई और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर यानी डीपीआई दुनिया के अन्य देशों के साथ साझा कर रहा है। ये तकनीक केवल पैसों के लेन देन की बात नहीं है, ये एक पूरा पारदर्शी और सुरक्षित सिस्टम है जो कल्याणकारी योजनाओं का पैसा सीधे जरूरतमंदों तक पहुंचाता है। और ये पांचों बिंदु मिलकर ग्लोबल साउथ की आवाज को एक ठोस आकार देते हैं। बिल्कुल। यहाँ ये स्पष्ट करना बहुत जरूरी है कि ये ग्लोबल साउथ शब्द जो आजकल हर कूटनीतिक चर्चा में गूंज रहा है, असल में है क्या? अक्सर लोग इसे भूगोल से जोड़ लेते हैं। हाँ, लेकिन अगर भौगोलिक रूप से देखें तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड भी दक्षिणी गोलार्ध में हैं, पर उन्हें ग्लोबल साउथ का हिस्सा नहीं माना जाता। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण है। ग्लोबल साउथ कोई भौगोलिक शब्द नहीं है, बल्कि ये विशुद्ध रूप से एक भू राजनीतिक और आर्थिक अवधारणा है। इसके अंतर्गत मुख्य रूप से एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के वे विकासशील और अल्प विकसित देश आते हैं जिनका इतिहास अक्सर औपनिवेशिक शोषण से जुड़ा रहा है। तो ये उस पुराने और कुछ हद तक अपमानजनक माने जाने वाले शब्द थर्ड वर्ल्ड का एक आधुनिक, सम्मानजनक और तटस्थ विकल्प है। एग्जैक्टली। और अगर हम इस ग्लोबल साउथ की ताकत की बात करें तो दस्तावेजों में दिए गए आंकड़े हैरान करने वाले हैं। हाँ, आज ब्रिक्स देशों की कुल जीडीपी, जो मुख्य रूप से ग्लोबल साउथ का ही प्रतिनिधित्व करते हैं, दुनिया के सबसे अमीर देशों के समूह G7 की जीडीपी को पार कर चुकी है। ये कोई छोटी बात नहीं है, ये वैश्विक शक्ति संतुलन में एक बहुत बड़ा हिस्टोरिकल शिफ्ट है। और जीडीपी के अलावा जनसांख्यिकी यानी डेमोग्राफिक्स भी इनके पक्ष में है। ग्लोबल साउथ के पास दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी है। बिल्कुल, भारत के स्किल इंडिया जैसे प्रोग्राम्स इस युवा आबादी को कार्यबल में बदलने की कोशिश कर रहे हैं। और चंद्रयान 3 की सफलता ने यह साबित कर दिया है कि अंतरिक्ष विज्ञान जैसे जटिल क्षेत्र में भी ग्लोबल साउथ पश्चिमी देशों को पीछे छोड़ सकता है। साथ ही वैक्सीन मैत्री जैसी पहलों ने यह दिखाया है कि संकट के समय ये देश केवल मदद का इंतजार नहीं करते, बल्कि खुद समाधान लेकर आते हैं। हालांकि इन दस्तावेजों में एक बहुत बड़ी चिंता का भी जिक्र है। वो क्या? ये सब कुछ बहुत सकारात्मक लगता है, लेकिन ग्रीन एनर्जी और जलवायु परिवर्तन से लड़ने के मामले में ग्लोबल साउथ के सामने एक बड़ी दीवार खड़ी है। ओह हाँ, फंडिंग का मुद्दा। विकसित देशों ने ऐतिहासिक रूप से जो कार्बन उत्सर्जन किया है, उसकी भरपाई के लिए जो फंडिंग विकासशील देशों को मिलनी चाहिए थी, वो अभी भी नहीं मिल रही है। वादे कई बड़े बड़े किए गए हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर पैसे की भारी कमी है, जो एक बड़ी कूटनीतिक चुनौती बनी हुई है। ये फंडिंग की कमी एक कड़वी सच्चाई है,
लेकिन प्रभाव जमाने की होड़ केवल जमीन, जलवायु या पुरानी संस्थाओं तक सीमित नहीं है। तो अब नया अखाड़ा क्या है? अब कूटनीति का नया अखाड़ा भविष्य की तकनीकें बन चुकी हैं। बिल्कुल, और यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि 10 और 11 फरवरी 2025 को पेरिस में एक बहुत बड़ा एआई समिट होने जा रहा है। पेरिस एआई समिट? हाँ, रिसर्च नोट्स इस बात पर विशेष जोर देते हैं कि इस समिट की सह अध्यक्षता फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। ये भारत के बढ़ते वैश्विक टेक नेतृत्व का एक और बड़ा संकेत है। और इस समिट के पीछे की वजहों को समझना जरूरी है। ये सिर्फ नए एआई टूल्स के प्रदर्शन के लिए नहीं हो रहा है। नहीं, इसका मुख्य उद्देश्य एआई गवर्नेंस यानी इसके नियमन पर एक वैश्विक सहमति बनाना है। क्योंकि आज स्थिति ये है कि गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और मेटा जैसी चंद अमेरिकी टेक कंपनियों का एआई फाउंडेशनल मॉडल्स पर एक तरह से एकाधिकार होता जा रहा है। एक मोनोपोली बन रही है। इस एकाधिकार को तोड़ने और एआई को सुरक्षित बनाने पर इस समिट में गहरी चर्चा होगी। ये सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाएगा कि एआई तकनीक केवल अमीर देशों तक सीमित न रहे, बल्कि विकासशील देशों के लिए भी सस्ती और सुलभ हो। इसी के साथ दस्तावेजों में अमेरिका के स्टारगेट प्रोजेक्ट का भी उल्लेख है। अरे हाँ, ये कोई साधारण प्रोजेक्ट नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये $500 बिलियन का एक विशाल एआई इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश है। इतने बड़े पैमाने पर सुपर कंप्यूटर और डेटा सेंटर बनाए जा रहे हैं जिन्हें चलाने के लिए परमाणु ऊर्जा यानी न्यूक्लियर पावर तक की जरूरत पड़ सकती है। सोचिए, इस तरह के प्रोजेक्ट्स यूरोप और भारत जैसे देशों को ये सोचने पर मजबूर कर रहे हैं कि वे इस एआई की दौड़ में कहीं केवल दर्शक बनकर न रह जाएं। स्टारगेट प्रोजेक्ट का आकार ही ये बताता है कि आने वाले समय में डेटा और एआई ही असली ताकत होंगे। लेकिन एआई और इंटरनेट का ये सारा डेटा हवा में या बादलों में नहीं रहता। ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। ये एक शानदार बिंदु है। हम जिसे क्लाउड कहते हैं वो असल में समुद्र की गहराइयों में मौजूद है। एग्जैक्टली। दस्तावेजों में भारत द्वारा लॉन्च की जा रही 2 नए अंडर वाटर केबल्स IAX और IEX का प्रमुखता से जिक्र है। इंडिया एशिया एक्सप्रेस और इंडिया यूरोप एक्सप्रेस ये समुद्र के नीचे बिछी फाइबर ऑप्टिक केबल्स हैं। IAX केबल चेन्नई और मुंबई को सीधे सिंगापुर, थाईलैंड और मलेशिया से जोड़ेगी। वहीं IEX केबल का रास्ता चेन्नई और मुंबई से शुरू होकर फ्रांस, मिस्र और सऊदी अरब तक जाएगा। यहाँ अक्सर ये सवाल उठता है कि जब हमारे पास अंतरिक्ष में एलन मस्क के स्टारलिंक्स जैसे हजारों सैटेलाइट्स मौजूद हैं, तो फिर समुद्र के नीचे इतनी महंगी और जटिल केबल्स बिछाने की क्या जरूरत है? हाँ, इसका तकनीकी और आर्थिक कारण बहुत स्पष्ट है। सैटेलाइट्स इंटरनेट पहुंचाने के लिए अच्छे हैं, लेकिन जब बात वैश्विक अर्थव्यवस्था, बैंकिंग सिस्टम और शेयर बाजारों का भारी डेटा ट्रांसफर करने की आती है, तो ये अंडर वाटर फाइबर ऑप्टिक केबल्स बेजोड़ हैं। इनमें लेजर बीम के जरिए 224 टेराबाइट प्रति सेकंड तक का डेटा ट्रांसफर होता है। 224 TBPS सैटेलाइट्स की तुलना में ये बड़े पैमाने के डेटा के लिए कहीं अधिक सस्ता, तेज और विश्वसनीय है। और सबसे बड़ी बात, समुद्र की गहराई में होने के कारण इन पर मौसम या तूफान का कोई असर नहीं होता। यानी जिस एआई और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के कूटनीतिक दबदबे की हम बात कर रहे थे, ये केबल्स असल में उसकी भौतिक रीढ़ की हड्डी हैं। अब इन डेटा केबल्स और समुद्र से बाहर निकलकर थोड़ी बात क्षेत्रीय गतिशीलता और जमीनी हकीकत की करते हैं। साउथ एशियन इकोनॉमिक यूनियन और सार्क का विजन। रिसर्च नोट्स इसका एक बहुत ही व्यावहारिक मूल्यांकन करते हैं। सार्क देशों के बीच आर्थिक एकीकरण का एक बहुत बड़ा सपना देखा गया था, कुछ वैसा ही जैसा यूरोपियन यूनियन में है। लेकिन अगर हम आंकड़ों की बात करें तो जमीनी हकीकत बेहद निराशाजनक है। जहां यूरोपियन यूनियन के देशों के बीच आपस में व्यापार 60% से अधिक होता है, वहीं सार्क देशों के बीच ये आपसी व्यापार कुल व्यापार का 5% से भी कम है। इस क्षेत्र की अर्थव्यवस्था में भारत का आकार इतना बड़ा है कि क्षेत्रीय निर्यात में भारत का दबदबा 73% का है। लेकिन आयात के मामले में भारत केवल 13% ही इन देशों से लेता है। इसके पीछे की रुकावटों को समझना मुश्किल नहीं है। सबसे बड़ी और स्पष्ट रुकावट तो भारत और पाकिस्तान के बीच का राजनीतिक तनाव है, जिसने सार्क को लगभग निष्क्रिय कर दिया है। लेकिन इसके अलावा दस्तावेज गैर टैरिफ बाधाओं को भी एक बड़ा कारण मानते हैं। नॉन टैरिफ बैरियर्स। आसान भाषा में समझें तो ये टैक्स या टैरिफ की समस्या नहीं है, बल्कि जटिल सीमा शुल्क नियम, अलग अलग मानक, खराब इंफ्रास्ट्रक्चर
और कागजी कार्रवाई का इतना उलझावा जाल है कि सामान को बॉर्डर पार करने में ही हफ्तों लग जाते हैं। यही कारण है कि भारत अब बहुपक्षीय मंचों से ज्यादा अपना ध्यान द्विपक्षीय संबंधों पर केंद्रित कर रहा है। बायलैटरल रिलेशंस। भारत और श्रीलंका के संबंधों का हालिया विकास इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। इन दोनों देशों के बीच अशोक के समय से ही बौद्ध धर्म के जरिए गहरे सांस्कृतिक संबंध रहे हैं। लेकिन आज के समय में कूटनीति केवल संस्कृति से नहीं चलती। बिल्कुल नहीं। हाल ही में दोनों देशों के बीच ऊर्जा ग्रिड कनेक्टिविटी और रक्षा समझौतों पर अहम बातचीत हुई है। और भारत के पूर्व की ओर देखें तो कूटनीति का एक और बड़ा कदम नजर आता है। 26 जनवरी 2025 को भारत के 76वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो मुख्य अतिथि के रूप में भारत आए। और गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि का चुनाव कभी भी केवल एक रस्म नहीं होता, ये एक बहुत बड़ा रणनीतिक संदेश होता है। इंडोनेशिया और श्रीलंका दोनों भारत के सामरिक हितों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। श्रीलंका हिंद महासागर के बिल्कुल रणनीतिक केंद्र में स्थित है। वहां हम्बनटोटा पोर्ट जैसे प्रोजेक्ट्स के जरिए चीन का जो बढ़ता प्रभाव रहा है, वो भारत के लिए एक स्वाभाविक चिंता का विषय है। इसे संतुलित करने के लिए भारत वहां नवीकरणीय ऊर्जा प्रोजेक्ट्स और तमिल बहुल इलाकों में हाउसिंग प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहा है। दूसरी ओर इंडोनेशिया भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी का एक बेहद मजबूत स्तंभ है। दोनों देशों के बीच व्यापार अब 29.4 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया है। इसके अलावा समुद्र शक्ति जैसे संयुक्त नौसैन्य अभ्यास ये सुनिश्चित करते हैं कि इंडो पैसिफिक क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा बनी रहे और कोई एक देश आक्रामक रुख ना अपना सके। समुद्री सुरक्षा की बात आते ही दस्तावेजों में दर्ज 2 और अहम मिशन सामने आते हैं। पहला है एक्सरसाइज ला पेरोस 2025। यह एक बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है जिसे फ्रांस होस्ट कर रहा है। इसमें भारत, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश शामिल हैं। इस अभ्यास की लोकेशन बहुत अहम है। हाँ, ये मलक्का, सुंडा और लोम्बोक जलडमरू मध्य के पास हो रहा है। इन लोकेशंस का महत्व इस बात से समझा जा सकता है कि दुनिया के व्यापार का एक बहुत बड़ा हिस्सा इन्हीं संकरे समुद्री रास्तों से होकर गुजरता है। ला पेरोस अभ्यास का मुख्य उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि ये रास्ते किसी भी तरह की नाकेबंदी से मुक्त रहें और यहाँ नियमों पर आधारित व्यवस्था बनी रहे। और दूसरा अहम मिशन है ऑसम, यानी अफ्रीकन यूनियन स्टेबलाइजेशन एंड सपोर्ट मिशन, जो 1 जनवरी 2025 से सोमालिया में शुरू हुआ है। इसे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की मंजूरी मिली हुई है। सोमालिया में इस मिशन का उद्देश्य आतंकवाद से लड़ना और हॉर्न ऑफ अफ्रीका में स्थिरता लाना है। यह इसलिए जरूरी है क्योंकि सोमालिया के तटों पर होने वाली अस्थिरता या समुद्री डकैती का सीधा असर स्वेज नहर और लाल सागर से होने वाले खरबों डॉलर के वैश्विक व्यापार पर पड़ता है। तो अगर इस पूरी चर्चा को एक सूत्र में पिरोया जाए तो इन सभी अलग अलग घटनाओं का असल मतलब क्या है? हम WHO की स्वास्थ्य नीतियों से शुरू हुए थे, फिर दावोस की अर्थव्यवस्था, AI के नियम और अंत में समुद्री सुरक्षा पर आ गए। इन दस्तावेजों से उभरने वाली अंतिम तस्वीर क्या कहती है? अंतिम तस्वीर ये है कि ये सारी घटनाएं वैश्विक अर्थव्यवस्था की नसों से जुड़ी हुई हैं। अमेरिका का WHO से हटना ये दिखाता है कि पुरानी व्यवस्थाओं में दरार आ रही है। और जयशंकर का 5 सूत्री एजेंडा और पेरिस में AI समिट का सह अध्यक्ष होना ये साबित करता है कि ग्लोबल साउथ और विशेष रूप से भारत अब इन दरारों को भरकर नए नियम लिख रहा है। बिल्कुल, चाहे वो 224 TBPS की अंडर वाटर डेटा केबल हो, श्रीलंका में ऊर्जा ग्रिड हो या सोमालिया में सुरक्षा मिशन। इन सब का एक ही अंतिम लक्ष्य है, सप्लाई चेन और डेटा के प्रवाह को सुरक्षित रखना। ये वाकई एक बहुत ही स्पष्ट और व्यापक नजरिया है। इस विश्लेषण ने इन दस्तावेजों में छुपी जटिलताओं को खोलकर रख दिया है। अब इस चर्चा के समापन पर एक ऐसा विचार सामने आता है जिस पर शायद बहुत कम बात हो रही है। वो क्या है? हमने देखा कि दुनिया की अर्थव्यवस्था और भविष्य का कूटनीतिक दबदबा पूरी तरह से AI और इन अंडर वाटर डेटा केबल्स पर निर्भर हो चुका है। बिल्कुल। तो ऐसे में एक सवाल उठता है, चूंकि सारी दुनिया अब समुद्र के नीचे बिछी इन केबल्स पर जिंदा है, तो क्या भविष्य का युद्ध जमीन, आसमान या अंतरिक्ष में नहीं, बल्कि समुद्र की गहराइयों में छुपकर इन डेटा केबल्स को काटने के रूप में लड़ा जाएगा? एग्जैक्टली। क्या दुनिया का अगला विश्व युद्ध हथियारों का नहीं, बल्कि एक वर्चुअल युद्ध होगा, जो एक केबल कटने से पूरी दुनिया की बैंकिंग और संचार को सेकंडों में ठप कर देगा? ये एक बहुत ही डरावने वाला लेकिन जरूरी सवाल है। इस नए खतरे और विचार पर जरूर मनन करना चाहिए।
आज के इस डीप डाइव में बस इतना ही। सीखते रहें और दुनिया को नए नजरिए से देखते रहें। आज के इस बेहद खास गहन विश्लेषण यानी इस डीप डाइव में बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो हमारा मिशन है ना, वो बहुत ही स्पष्ट और कह सकते हैं काफी रोमांचक है। बिल्कुल, और आज के समय में ये जरूरी भी है। हाँ, क्योंकि आज हम दुनिया भर की जियोपॉलिटिक्स, ऊर्जा सुरक्षा, सामाजिक विकास के सूचकांक और जो हमारी आंतरिक सुरक्षा है उससे जुड़े सबसे महत्वपूर्ण घटनाक्रमों को डिकोड करने वाले हैं। और आज दुनिया इतनी तेजी से बदल रही है कि मतलब सूचनाओं की इतनी बड़ी बाढ़ आई हुई है कि ये समझना ही मुश्किल हो जाता है कि असल में मायने क्या रखता है। एग्जैक्टली और इसीलिए बिना सूचनाओं के बोझ तले दबे दुनिया के असल विमर्श को समझने का ये सबसे बेहतरीन तरीका है, ताकि दुनिया में जो बदलाव हो रहे हैं उनकी सही तस्वीर मिल सके। सही कहा। आज जिन विषयों पर हम चर्चा करने वाले हैं वे सिर्फ रोजमर्रा की खबरें नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये वह नीतियां और रणनीतिक कदम है जो आने वाले दशकों का भविष्य तय करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के दांवपेच हों या फिर हमारे घरों तक पहुंचने वाली बिजली या समाज के हर वर्ग का विकास, सब कुछ इन्हीं फैसलों से जुड़ा है। तो इस विश्लेषण का उद्देश्य सिर्फ ये जानना नहीं है कि क्या हुआ, बल्कि ये समझना है कि क्यों हुआ और इसका असर क्या होगा। ओके, लेट्स अनपैक दिस। शुरुआत करते हैं हमारे अपने पड़ोस से, विशेष रूप से भारत और श्रीलंका के जो रिश्ते हैं। हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने श्रीलंका की एक बहुत ही महत्वपूर्ण यात्रा की है जी, और इस दौरान रक्षा, ऊर्जा और डिजिटलीकरण के क्षेत्र में 7 मुख्य MOU यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुए हैं। देखने में ये शायद एक सामान्य कूटनीतिक दौरा लगे, लेकिन इसके पीछे की जो रणनीति है ना, वो बहुत गहरी है। कैसे? थोड़ा इसके ऊर्जा वाले पहलू पर रोशनी डालें। देखिए, कूटनीति में कोई भी कदम सामान्य नहीं होता। ऊर्जा के क्षेत्र में जो समझौते हुए हैं उनका दायरा बहुत व्यापक है। उदाहरण के लिए ट्रिंकोमाली एनर्जी हब। हाँ, ट्रिंकोमाली को एक बड़े एनर्जी हब के रूप में विकसित किया जा रहा है। और दिलचस्प बात यह है कि इसमें UAE यानी यूनाइटेड अरब अमीरात भी एक पार्टनर के रूप में शामिल हैं। ओह, तो ये एक मल्टीलैटरल या बहुपक्षीय प्रोजेक्ट बन गया है। बिल्कुल। इसके साथ ही ट्रिंकोमाली में ही एक नया सोलर पावर प्लांट लॉन्च हुआ है और करीब $106 मिलियन के रेलवे प्रोजेक्ट्स का भी उद्घाटन किया गया है। $106 मिलियन, ये तो श्रीलंका के इंफ्रास्ट्रक्चर को फिर से खड़ा करने के लिए बहुत बड़ा कदम है ना? और अगर हम इसके पीछे का बैकग्राउंड देखें, मुझे 2022 का वो श्रीलंकाई आर्थिक संकट याद आ रहा है। एकदम सही। उस वक्त भारत ने $4 बिलियन की भारी भरकम आपातकालीन मदद दी थी, जिसने श्रीलंका को पूरी तरह से कोलैप्स होने से बचाया था। एग्जैक्टली। और अब उसी कड़ी में एक और बड़ा कदम उठाया गया है। भारत ने अपने $100 मिलियन के पुराने लोन को ग्रांट में यानी अनुदान में बदल दिया है। मतलब अब उन्हें वो पैसा वापस नहीं करना होगा। जी, और मौजूदा कर्ज पर ब्याज दरें भी काफी कम कर दी हैं। ये सिर्फ कोई आर्थिक मदद नहीं है, बल्कि एक स्पष्ट संदेश है कि भारत मुश्किल वक्त में एक भरोसेमंद पड़ोसी है। बिल्कुल। और ये भरोसा सिर्फ आज की इकॉनमी पे नहीं टिका है, इसकी जड़ें मतलब हजारों साल पुरानी हैं। सांस्कृतिक जुड़ाव की बात कर रहे हैं आप? हाँ, अगर ऐतिहासिक जुड़ाव देखें तो 3री शताब्दी ईसा पूर्व में सम्राट अशोक ने अपने बच्चों महेंद्र और संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए श्रीलंका भेजा था। और उसी ऐतिहासिक डोर को आज भी मजबूत किया जा रहा है। मैंने पढ़ा था कि 2025 में जो वेसाख उत्सव होगा, जी, वेसाख उत्सव, उसके लिए गुजरात से भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेष श्रीलंका में प्रदर्शित किए जाने वाले हैं। सही बात है। और भारत वहां के प्रसिद्ध तिरुकोणेश्वरम और सीता एलिया मंदिरों के जीर्णोद्धार में भी सक्रिय भूमिका निभा रहा है। ये जो सॉफ्ट पावर कूटनीति है ना, उसका एक बेहतरीन उदाहरण है। लेकिन इस पूरी कहानी का एक दूसरा और शायद थोड़ा गंभीर पहलू भी है। ये सब कुछ एक ऐसे रणनीतिक परिदृश्य में हो रहा है जहां हम चीन को नजरअंदाज नहीं कर सकते। वहीं पर इस पूरी कूटनीति का असली टेस्ट होता है। श्रीलंका में चीन का जो बढ़ता प्रभाव है वो लंबे समय से भारत के लिए एक बड़ी सुरक्षा चिंता रहा है। क्योंकि जब कोई देश कर्ज नहीं चुका पाता तो उसे अपनी संप्रभुता से समझौता करना पड़ता है। हमनटोटा पोर्ट इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जिसे चीन ने 99 साल की लीज पर ले लिया है। जी, और बात सिर्फ पोर्ट की नहीं है। 2022 में वहां युआनवांग 5 नाम के चीनी जासूसी जहाज की डॉकिंग हुई थी।
हाँ, जिसने पूरे क्षेत्र में सुरक्षा की जो चिंताएं थी उन्हें काफी बढ़ा दिया था। बिल्कुल। तो इन चुनौतियों के बीच भारत का श्रीलंका के साथ एक अम्ब्रेला एमओयू साइन करना, जिससे स्लाइनेक्स और मित्र शक्ति जैसे संयुक्त सैन्य अभ्यास और मजबूत होंगे। एग्जैक्टली ये सीधे तौर पर हिंद महासागर में शक्ति संतुलन बनाए रखने की एक बहुत ही सोची समझी रणनीति है। हालांकि देखा जाए तो ये रास्ता इतना आसान भी नहीं है। दोनों देशों के बीच कुछ अनसुलझे विवाद भी तो हैं। हाँ, विवाद तो हैं। जैसे मछुआरों का मुद्दा बहुत ही संवेदनशील है। कच्चाथीवु द्वीप के पास तमिलनाडु के मछुआरों की गिरफ्तारी की खबरें हम अक्सर सुनते हैं। सही कहा। और इसके अलावा एक और बहुत ही जटिल मुद्दा है, 13वां संशोधन यानी 13th अमेंडमेंट। ये एक ऐसा विषय है जिस पर श्रीलंका की राजनीति अक्सर उलझ जाती है। थोड़ा इसके बारे में बताएंगे। 13वां संशोधन को समझना बहुत जरूरी है। ये 1987 के भारत श्रीलंका समझौते के तहत लाया गया था। इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो श्रीलंका के तमिल बहुल इलाकों यानी उत्तरी और पूर्वी प्रांतों में सत्ता का विकेंद्रीकरण करना था। मतलब वहां की प्रांतीय परिषदों को ज्यादा स्वायत्तता और अधिकार देना। जी, लेकिन दशकों बाद भी इस पर पूरी तरह से अमल नहीं हो पाया है। भारत हमेशा से ये जोर देता रहा है कि श्रीलंका में शांति के लिए तमिल अल्पसंख्यकों के अधिकारों को सुनिश्चित करना जरूरी है। जब द्विपक्षीय स्तर पर ऐसी जटिलताएं होती हैं तो अक्सर क्षेत्रीय मंच एक महत्वपूर्ण समाधान बनकर उभरते हैं, और यहीं से मुझे बिम्स्टेक की प्रासंगिकता समझ में आती है। बिल्कुल सही पॉइंट पकड़ा है आपने। 4 अप्रैल 2025 को बैंकॉक में छठा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन होने जा रहा है, जिसकी थीम है प्रॉस्परस, रेजिलिएंट एंड ओपन बिम्स्टेक। बिम्स्टेक यानी बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। 1997 में जब ये शुरू हुआ था तब इसमें सिर्फ 4 देश थे। आज ये 7 देशों का, जिसमें बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड शामिल है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण संगठन बन चुका है। और इसकी जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है वो इसे बहुत खास बनाती है। बिल्कुल। देखिए, एक तरफ सार्क जैसी संस्थाएं राजनीतिक गतिरोध के कारण काम नहीं कर पा रही हैं। हाँ, सार्क तो लगभग ठप पड़ा है। वहीं बिम्स्टेक दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया यानी आसियान के बीच एक मजबूत आर्थिक और रणनीतिक पुल का काम कर रहा है। इस सम्मेलन में बैंकॉक विजन 2030 को अपनाने की बात है, जो पूरे बंगाल की खाड़ी क्षेत्र में व्यापार और कनेक्टिविटी को नई दिशा देगा। Here's where it gets really interesting. क्षेत्रीय कनेक्टिविटी से आगे बढ़ते हुए अब उस ऊर्जा की बात करते हैं जो भविष्य के भारत को चलाएगी। जी, ऊर्जा सुरक्षा। भारत अमेरिका परमाणु समझौता 2025 के रूप में एक बहुत बड़ा, कह सकते हैं, ब्रेक थ्रू सामने आया है। अमेरिकी ऊर्जा विभाग ने होल्टेक इंटरनेशनल को भारत के साथ SMR यानी स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर तकनीक साझा करने की आधिकारिक मंजूरी दे दी है। ये वास्तव में एक ऐतिहासिक गेम चेंजर है। 2007 के सिरिल न्यूक्लियर एग्रीमेंट के बाद शायद सबसे बड़ी छलांग। बिल्कुल। और इसे समझने के लिए अमेरिका के एक बेहद सख्त रेगुलेशन को समझना होगा, जिसे 10 CFR 810 कहा जाता है। 10 CFR 810 ये क्या करता है? ये नियम अमेरिकी परमाणु तकनीक और उनकी बौद्धिक संपदा को देश के बाहर जाने से कड़ाई से रोकता है, ताकि तकनीक की चोरी या परमाणु हथियारों के प्रसार को रोका जा सके। तो मतलब इस नियम के तहत किसी भी देश को तकनीक साझा करने की मंजूरी मिलना लोहे के चने चबाने जैसा है, बहुत ही मुश्किल है। और अब इस मंजूरी के मिलने का मतलब ये है कि इतिहास में पहली बार अमेरिकी डिजाइन वाले एडवांस रिएक्टरों का भारत में ही सहविकास यानी को डेवलपमेंट होगा। जी, और ये मंजूरी 10 साल के लिए वैध है। हर 5 साल में इसकी समीक्षा होगी। इस प्रोजेक्ट में भारत की ओर से लार्सन एंड ट्यूब्रो, टाटा कंसल्टिंग इंजीनियर्स और होल्टेक एशिया जैसे दिग्गज शामिल हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये सब इतनी तेजी से क्यों हो रहा है? क्योंकि भारत की ऊर्जा जरूरतें बहुत तेजी से बढ़ रही हैं। एग्जैक्टली। आज भी देश की 70% ऊर्जा जीवाश्म ईंधन यानी कोयला और तेल से आती है। और 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल करना है तो परमाणु ऊर्जा एक विकल्प नहीं बल्कि मजबूरी है। इस मजबूरी का ना एक वैज्ञानिक कारण भी है। देखिए, सौर या पवन ऊर्जा बहुत अच्छे विकल्प हैं, लेकिन ये मौसम पर निर्भर करते हैं। सही बात है, रात में सूरज नहीं चमकता। बिल्कुल। जब सूरज नहीं चमक रहा या हवा नहीं चल रही, तब भी तो अस्पतालों और शहरों को बिजली चाहिए। इसे क्लीन बेस लोड पावर कहते हैं, यानी 24 घंटे 7 दिन बिना रुके मिलने वाली प्रदूषण मुक्त बिजली। जी।
और ये स्टेबिलिटी केवल परमाणु ऊर्जा ही दे सकती है। भारत इस दिशा में पहले से ही काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है। 2014 में देश की परमाणु ऊर्जा क्षमता 4780 मेगावाट थी, जो अब 2025 में बढ़कर 8180 मेगावाट हो गई है। हाल ही में गुजरात के काकरापार में यूनिट 3 और 4 पूरी तरह से स्वदेशी तकनीक से चालू हुई है। और 2024 में प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर ने भी तो एक महत्वपूर्ण पड़ाव पार किया था। बिल्कुल। और एक और बड़ी अच्छी खबर यह है कि झारखंड के जादूगोड़ा में एक नई यूरेनियम खदान की खोज हुई है। अरे वाह, ये तो बहुत क्रिटिकल है। ये खोज इतनी बड़ी है कि इससे अगले 50 सालों तक देश के परमाणु संयंत्रों के लिए ईंधन की सप्लाई एकदम सुरक्षित हो जाएगी। लेकिन हर बड़े बदलाव की तरह इस राह में भी बड़ी चुनौतियां तो होंगी। चुनौतियां बहुत हैं। सबसे बड़ी चुनौती तो कानूनी है। 1962 का जो परमाणु ऊर्जा अधिनियम है, एटॉमिक एनर्जी एक्ट, हाँ, वो भारत में परमाणु क्षेत्र में निजी कंपनियों के सीधे निवेश और संचालन को काफी सीमित कर देता है। इसके अलावा पारंपरिक परमाणु संयंत्र लगाने में हजारों करोड़ रुपए का शुरुआती खर्च आता है और इन्हें बनने में 10 से 15 साल लग जाते हैं। और फुकुशिमा हादसे के बाद से आम जनता के मन में रेडिएशन और सुरक्षा को लेकर जो एक डर बैठ गया है, वो भी तो एक बड़ी बाधा है। बिल्कुल। और यहीं पर SMR यानी स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर तकनीक एक जादुई समाधान की तरह नजर आती है। क्योंकि ये रिएक्टर छोटे होते हैं। हाँ, ये छोटे होते हैं और इन्हें कारखानों में बनाकर सीधे साइट पर ले जाकर जोड़ा जा सकता है। इससे लागत और समय दोनों बचते हैं। सरकार अब शायद 1962 के कानून में संशोधन करने पर भी गंभीरता से विचार कर रही है, ताकि प्राइवेट सेक्टर अपना पैसा और तकनीक ला सके। जी, और इसका सबसे अच्छा उपयोग ये हो सकता है कि जो पुराने कोयला संयंत्र अब बंद हो चुके हैं, उन्हीं की जगह पर ये छोटे रिएक्टर लगा दिए जाएं। अरे, ये तो बहुत ही स्मार्ट मूव होगा। इससे जमीन अधिग्रहण की पुरानी समस्या भी अपने आप सुलझ जाएगी। हाँ, ये एक बहुत ही व्यावहारिक अप्रोच है। लेकिन जब हम ग्रिड को सुरक्षित और स्वच्छ ऊर्जा से जोड़ने की बात करते हैं, तो हमें यह भी सोचना होगा कि उस ग्रिड से जलने वाली रोशनी के नीचे रहने वाले लोगों का जीवन स्तर कैसा है। बहुत खूब कहा। आर्थिक महाशक्ति बनने का सपना तब तक अधूरा है जब तक समाज के हर नागरिक तक उसका फायदा ना पहुंचे। एकदम सटीक बात। देश को पावर करना सिर्फ आधी लड़ाई है, असली चुनौती तो लोगों को सशक्त करना है। और इसी से हम अपने अगले विषय पर आते हैं, विकास और पहचान। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी UNBP की 2023-2025 मानव विकास सूचकांक या HDI रिपोर्ट के हालिया आंकड़े बहुत कुछ बयां करते हैं। जी, इस रिपोर्ट पर काफी चर्चा हो रही है। भारत 193 देशों की सूची में अब 130वें स्थान पर आ गया है, जबकि 2022 में ये रैंक 133 थी और भारत की कुल HDI वैल्यू बढ़कर 0.685 हो गई है। What's fascinating here is इस सूचकांक का मापदंड ये सिर्फ GDP को नहीं देखता। हाँ, ये ज्यादा होलिस्टिक है। बिल्कुल। ये किसी देश को 3 मुख्य पैमानों पर मापता है: स्वास्थ्य यानी जीवन प्रत्याशा, शिक्षा यानी स्कूल में बिताए गए वर्ष, और जीवन स्तर यानी प्रति व्यक्ति आय। तो 0.685 के स्कोर के साथ भारत मध्यम मानव विकास श्रेणी में है। हाँ, लेकिन 0.700 के उच्च विकास वाले बेंचमार्क के काफी करीब पहुंच रहा है। और इसके पीछे की कहानी काफी सकारात्मक भी है। 2015-16 और 2019-21 के बीच भारत में करीब 13.5 मिलियन 13.5 करोड़ लोग, जी, इतने लोग बहुआयामी गरीबी या मल्टी डिमेंशनल पॉवर्टी से बाहर आए हैं। ये एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। आज औसत जीवन प्रत्याशा भी बढ़ के 72 वर्ष हो गई है। शिक्षा के मोर्चे पर भी सुधार दिख रहा है। स्कूली शिक्षा के अपेक्षित वर्ष 13 साल और औसत वर्ष 9 साल हो गए हैं। प्रति व्यक्ति आय भी बढ़कर करीब $9,046 पर पहुंच गई है। लेकिन इस रिपोर्ट का एक दूसरा पहलू भी है जो चिंताजनक है। आप असमानता की बात करें। हाँ, इनइक्वालिटी। असमानता के कारण भारत को अपनी कुल HDI वैल्यू में 30.7% का भारी नुकसान उठाना पड़ता है। बाप रे, 30.7%! ये तो पूरे एशिया में सबसे ज्यादा है। इसे थोड़ा आसान भाषा में समझाएंगे? इसे ऐसे समझा जा सकता है। मान लीजिए किसी कक्षा के छात्रों ने मिलकर एक परीक्षा दी और उनका औसत स्कोर 100 में से 70 आया। ठीक है। लेकिन टीचर ने उस स्कोर में से 30 अंक सिर्फ इसलिए काट लिए क्योंकि कक्षा के सबसे होशियार छात्र और सबसे कमजोर छात्र के नंबरों के बीच का फासला बहुत ज्यादा था। ओह, मतलब एवरेज तो अच्छा है लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन बहुत खराब है। यही भारत के साथ हो रहा है। अमीर और गरीब के बीच की खाई
स्वास्थ्य सुविधाओं तक पहुंच में अंतर और शिक्षा की गुणवत्ता में गैर बराबरी हमारे कुल स्कोर को नीचे खींच रही हैं। और जेंडर इनइक्वालिटी यानी लैंगिक असमानता भी एक बहुत बड़ा कारण है। महिला श्रम बल भागीदारी और राजनीतिक प्रतिनिधित्व के मामले में भारत अभी भी बहुत पीछे है। हमारी रैंक 102 है, जो कि काफी कम है। जब हम ब्रिक्स देशों से अपनी तुलना करते हैं तो ब्राजील, रूस, चीन और दक्षिण अफ्रीका इस सूचकांक में अभी भी भारत से आगे खड़े हैं। ये साफ दिखाता है कि केवल आर्थिक नीतियां ही काफी नहीं हैं। बिल्कुल, सामाजिक सुधारों पर बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है। विकास के साथ साथ पहचान और नागरिक अधिकारों का मुद्दा भी जुड़ा हुआ है। सही कहा। देश के अंदर रहने वालों के विकास के अलावा जो भारतीय मूल के लोग विदेशों में बस गए हैं, उनके लिए भी नीतियां बदल रही हैं। हाल ही में गृह मंत्रालय ने ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया यानी OCI पोर्टल को पूरी तरह से डिजिटल रूप में फिर से लॉन्च किया है। ये OCI योजना 2005 में शुरू की गई थी ना जी, जिसका मकसद PIOs यानी पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन को अपनी जड़ों से जोड़े रखना था। इस कार्ड के फायदे तो बहुत आकर्षक लगते हैं, जैसे भारत आने के लिए आजीवन वीजा मिलना, पुलिस वेरिफिकेशन से छूट और शिक्षा या गैर कृषि संपत्ति खरीदने में NRI के समान अधिकार मिलना। लेकिन अगर इसे गहराई से देखें तो क्या ये सिर्फ एक ग्लोरिफाइड वीजा नहीं है? ये एक बहुत ही जायज सवाल है। देखिए, OCI कार्ड नागरिकता नहीं है, ये एक परमानेंट रेजिडेंसी का दर्जा है। इसके साथ कुछ बहुत स्पष्ट और सख्त सीमाएं जुड़ी हुई हैं। किस तरह की सीमाएं? OCI कार्ड धारक भारत में वोट नहीं दे सकते, चुनाव नहीं लड़ सकते और न ही वो राष्ट्रपति या सुप्रीम कोर्ट के जज जैसे संवैधानिक पदों पर बैठ सकते हैं। और संपत्ति के मामले में भी वो कृषि भूमि या बागान नहीं खरीद सकते। एग्जैक्टली। इसके अलावा यदि कोई कार्ड धारक भारत में रिसर्च करना चाहता है, पत्रकारिता या मिशनरी काम करना चाहता है या किसी प्रतिबंधित क्षेत्र में जाना चाहता है, तो उसे सरकार से विशेष अनुमति लेनी ही होगी। और सबसे अहम नियम तो ये है कि पाकिस्तान या बांग्लादेश के पूर्वज नागरिक या उनके वंशज किसी भी हाल में इस कार्ड के लिए पात्र नहीं है। बिल्कुल, सुरक्षा कारणों से बहुत स्पष्ट नियम है। अब इस विश्लेषण के सबसे संवेदनशील और गंभीर पड़ाव पर आते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा और सीमा पर तनाव। 2025 में भारत पाकिस्तान सीमा पर जो घटनाक्रम हुए हैं उनकी चर्चा करना आवश्यक है। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, यह स्पष्ट करना बहुत जरूरी है कि इस विषय पर यह चर्चा पूरी तरह से निष्पक्ष है। बिल्कुल। उपलब्ध डेटा के आधार पर हम घटनाओं का मूल्यांकन कर रहे हैं। ये स्पष्टता आवश्यक है। 2025 में पहलगाम में एक बहुत ही दुखद आतंकी हमला हुआ था जिसमें 26 नागरिकों की जान चली गई। जी, इस घटना ने पूरे देश को झकझोर दिया था। इस हमले के जवाब में जो आधिकारिक रिपोर्टें आई हैं, उनके अनुसार भारत ने सीमा पार पाकिस्तान और POK के अंदर ऑपरेशन सिंदूर नाम से एक सैन्य अभियान लॉन्च किया। और इसके तुरंत बाद पाकिस्तान की ओर से भी जवाबी सैन्य कार्रवाई की। जी। अगर देखा जाए तो 2019 के बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद से दोनों देशों के बीच तनाव का ये सबसे उच्चतम स्तर दर्ज किया गया है। स्थिति इतनी गंभीर हो गई थी कि संयुक्त राष्ट्र और अन्य वैश्विक शक्तियों को बीच बचाव करना पड़ा। हाँ, उन्होंने परमाणु हथियारों से लैस इन दोनों देशों से तुरंत शांति बनाए रखने की अपील की। और ऐसे तनाव का असर सिर्फ सीमा पर नहीं होता, बल्कि पूरे देश की इकोनॉमी पर पड़ता है। इफ वी कनेक्ट दिस टू द बिगर पिक्चर, तो इसके आर्थिक और रणनीतिक दोनों पहलुओं को देखना होगा। ऐतिहासिक डेटा बहुत स्पष्ट है। जब भी कोई बड़ा युद्ध या सैन्य तनाव होता है तो रक्षा बजट अचानक बढ़ जाता है, विदेशी निवेश रुक जाता है और इसका सीधा असर यह होता है कि GDP ग्रोथ में 0.5 से 1.2% तक की गिरावट आ सकती है। बिल्कुल। इसके अलावा रणनीतिक मोर्चे पर एक बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। भारत ने अब डिटरेंस यानी निवारक क्षमता की पूरी परिभाषा ही बदल दी है। मतलब अब दुश्मन को जवाब देने के लिए भारी सेना लेके सीमा पार करने की जरूरत नहीं है। सही कहा। अब एडवांस ड्रोन स्ट्राइक और प्रिसीजन हथियारों से काम लिया जा रहा है। साथ ही युद्ध के मैदान के बाहर IMF और FATF जैसे वैश्विक मंचों का इस्तेमाल करके टेरर फाइनेंसिंग नेटवर्क को आर्थिक रूप से पंगु बनाने की कूटनीति भी चल रही है। जी, लेकिन इस सब के बीच एक बड़ी सच्चाई ये भी है कि दक्षिण एशिया इस लगातार बने रहने वाले तनाव के कारण एकीकरण और प्रगति में बहुत पीछे छूट गया है। सार्क तो लगभग निष्क्रिय ही पड़ा है। इस पूरे क्षेत्र का आपसी व्यापार कुल वैश्विक व्यापार का केवल 5% है। और इन बंद रास्तों को खोलने के लिए विशेषज्ञ अक्सर ट्रैक 2 बैक चैनल कूटनीति का सुझाव देते हैं। ट्रैक 2 कूटनीति, इसे थोड़ा स्पष्ट करेंगे? ट्रैक 2 कूटनीति को समझना बहुत दिलचस्प है। ट्रैक 1
वो होता है जहां सरकार के मंत्री और अधिकारी आमने सामने बैठकर आधिकारिक बात करते हैं। ठीक है। लेकिन जब राजनीतिक तनाव इतना ज्यादा हो कि सरकारें बात ना कर सकें, तब ट्रैक 2 का इस्तेमाल होता है। इसमें दोनों देशों के रिटायर्ड राजनयिक, पूर्व सैन्य अधिकारी, शिक्षाविद और सिविल सोसाइटी के लोग अनौपचारिक रूप से मिलते हैं। ओहो, मतलब वे बंद कमरों में बिना किसी मीडिया या राजनीतिक दबाव के समाधान ढूंढने की कोशिश करते हैं। एग्जैक्टली, ताकि सरकारों के लिए बातचीत का एक सुरक्षित आधार तैयार किया जा सके। और जब बाहरी सुरक्षा चुनौतियां इतनी जटिल हों, तो देश के भीतर का जो सुरक्षा ढांचा है वो भी उतना ही पैना होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। इसी को ध्यान में रखते हुए हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड यानी NSAB का पुनर्गठन किया गया है। भारत की खुफिया एजेंसी रॉ के पूर्व प्रमुख आलोक जोशी को इसका नया अध्यक्ष बनाया गया है। और बोर्ड में 7 नए सदस्यों को भी शामिल किया गया है। NSAB की कार्यप्रणाली देश की सुरक्षा रणनीति की रीढ़ की हड्डी है। ये 1998 में स्थापित हुआ था ना? जी, ये 16 सदस्यों का एक विशेष समूह है जो सीधे राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद यानी NSC को अपनी सलाह देता है। इसकी सबसे बड़ी खूबी ये है कि इसमें बैठे लोग सरकार के मौजूदा अधिकारी नहीं होते। तो फिर ये कौन होते हैं? ये बाहर के विशेषज्ञ होते हैं, रणनीतिकार, पूर्व सैन्य कमांडर्स, साइबर एक्सपर्ट्स और शिक्षाविद। इनका काम आज की राजनीति या कल के चुनाव पर ध्यान देना नहीं है। इनका काम है गैर पक्षपाती होकर 10 या 20 साल आगे की सोचना। दीर्घकालिक रणनीति। भारत का जो परमाणु सिद्धांत 2001 में बना था, उसका मसौदा तैयार करने में इसी बोर्ड की सबसे अहम भूमिका थी। आज ये साइबर खतरों, अंतरिक्ष सुरक्षा और भविष्य की रक्षा रणनीतियों पर सरकार को दिशा दिखाते हैं। सो व्हाट डज दिस ऑल मीन? अगर हम आज की इस पूरी चर्चा के धागों को एक साथ पिरोएं तो तस्वीर एकदम साफ हो जाती है। बिल्कुल। श्रीलंका के इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश से लेकर अमेरिका के साथ SMR तकनीक लाने तक और मानव विकास सूचकांक की जमीनी हकीकतों से लेकर NSAB की रणनीतियों तक, ये सब एक ही बड़ी पहेली के अलग अलग हिस्से हैं। सही कहा। विदेश नीति केवल दूतावासों तक सीमित नहीं है। ये इस बात से तय होती है कि देश के अंदर ऊर्जा कितनी है और देश का नागरिक कितना सशक्त है। बिल्कुल। कूटनीति, तकनीक और समाज, ये तीनों एक दूसरे पर निर्भर हैं। जब तक बुनियादी असमानताएं खत्म नहीं होंगी और शिक्षा और स्वास्थ्य का स्तर नहीं सुधरेगा, तब तक कोई भी आधुनिक तकनीक या कूटनीतिक जीत अपने अंतिम लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकती। असली राष्ट्रीय ताकत इन सभी मोर्चों पर एक साथ आगे बढ़ने से ही आती है। और यही वो बिंदु है जहां एक बहुत ही गहरा विचार सामने आता है जो भविष्य के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। क्या है? देखिए, एक तरफ हम SMR जैसी अत्याधुनिक तकनीक के लिए प्राइवेट कंपनियों को आमंत्रित कर रहे हैं। दूसरी तरफ बड़ी बड़ी ऊर्जा और टेक कंपनियां अरबों डॉलर के निवेश से देशों की विदेश नीति को प्रभावित कर रही हैं और OCI पोर्टल जैसी डिजिटल पहचान बन रही हैं। ये तो है। तो ये सोचने वाली बात है कि आज से 20 या 30 साल बाद क्या राष्ट्रीय सुरक्षा और कूटनीति का संचालन पूरी तरह से सरकारों के हाथ में रहेगा? एक बहुत ही बड़ा सवाल है। या फिर हम एक ऐसे युग में प्रवेश कर रहे हैं जहां विशाल टेक और एनर्जी कॉरपोरेशंस नए संप्रभु राज्यों की तरफ व्यवहार करेंगे और राष्ट्रीय सीमाएं सिर्फ नक्शे पर खींची लकीरें बनकर रह जाएंगी? क्या बात है। क्या भविष्य की युद्ध और विकास देशों की राजधानियों में नहीं बल्कि कॉर्पोरेट बोर्डरूम्स में तय होंगे? ये एक बेहद प्रासंगिक और कह सकते हैं भविष्योन्मुखी सवाल है। जैसे जैसे निजी क्षेत्र और तकनीक का प्रभाव कूटनीति और रक्षा में बढ़ेगा, राज्य और राष्ट्र की जो पारंपरिक परिभाषाएं हैं वे निश्चित रूप से बदलेंगी। इसी गहरे और विचारणीय प्रश्न के साथ आज के इस गहन विश्लेषण को यहीं विराम देते हैं। दुनिया के इस जटिल और तेजी से बदलते परिदृश्य को इतनी गहराई से डिकोड करने के इस सफर में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी ऐसे ही तथ्यों से भरे और ज्ञानवर्धक विश्लेषण के लिए जुड़े रहें, सुरक्षित रहें, सीखते रहें और अपनी जिज्ञासा को हमेशा जिंदा रखें। इस नई गहन चर्चा में सभी सुनने वालों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं सच बताऊं तो आज हमारे सामने अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों, अलग अलग रिपोर्टों और नए वैश्विक समझौतों का एक काफी भारी स्टैक रखा है। हाँ, स्टैक तो वाकई बहुत बड़ा है आज। बिल्कुल। और आज का हमारा मिशन बहुत स्पष्ट है। हमें दुनिया भर में तेजी से बदल रही भू राजनीति, उभरती हुई नई तकनीक और व्यापार के इन जटिल होते समीकरणों को डिकोड करना है। जो कि आसान नहीं होने वाला है। सही कहा।
आज की इस चर्चा में हम एआई के नए नियमों से लेकर ग्लोबल साउथ की बदलती भूमिका, नई व्यापारिक संधियों और कड़े होते अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर्स तक हर उस चीज का विस्तार से विश्लेषण करेंगे जो आज की वैश्विक व्यवस्था को आकार दे रही है। और पता है, इस पूरी स्रोत सामग्री में सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाली बात क्या है? क्या बात ये है कि ये सभी घटनाएं सतह पर भले ही एकदम अलग-अलग दिखाई दें, लेकिन गहराई में ये एक दूसरे से बहुत मजबूती से जुड़ी हुई हैं। मैं हमेशा कहती हूँ कि सूचनाओं के इस भारी भरकम जाल में जो पैटर्न उभर कर सामने आ रहे हैं, वे हमें बहुत कुछ बताते हैं। मतलब आप ये कह रही हैं कि दुनिया अब किसी एक नियम से नहीं चल रही है? बिल्कुल। दुनिया अब किसी एक ध्रुव या एक नियम से नहीं चल रही है, और एक विश्लेषक के तौर पर मेरा काम श्रोताओं को यही बताना है कि इन अलग-अलग लगने वाली खबरों में पैटर्न कैसे खोजे जाते हैं। तो जो कोई भी दुनिया में चल रहे इन बड़े संरचनात्मक बदलावों को समझना चाहता है, अपनी जानकारी अपडेट करना चाहता है, उसके लिए आज का ये विश्लेषण काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए सीधे मुख्य मुद्दों पर आते हैं। हाँ, शुरू करते हैं। शुरुआत तकनीक, एआई और हमारी नई वैश्विक सीमाओं से करते हैं। देखिए, यहां बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। अमेरिका ने राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिफ्यूजन के लिए एक नया ढांचा पेश किया है। नया एक्सपोर्ट रूल। हाँ, एक तरफ तो पूरी दुनिया एआई के विकास की बात कर रही है और दूसरी तरफ इस पर इतने कड़े पहरे बिठाए जा रहे हैं। देखिए, ये कदम बहुत स्पष्ट कर देता है कि एआई अब सिर्फ एक इनोवेटिव तकनीक नहीं रह गई है, ये 21वीं सदी का सबसे बड़ा रणनीतिक हथियार बन चुका है। बिल्कुल। इस नए अमेरिकी नियम के तहत पूरी दुनिया को 3 अलग-अलग टियर में बांट दिया गया है। मैं समझाती हूँ। टियर 1 में ब्रिटेन और जापान जैसे अमेरिका के सबसे करीबी सहयोगी देश शामिल हैं। जहाँ कोई पाबंदी नहीं है ना? एकदम सही। इन देशों में अमेरिकी कंपनियों को अपनी एडवांस्ड एआई तकनीक निर्यात करने की पूरी छूट है। और यहीं पर सबसे बड़ा विरोधाभास सामने आता है। मतलब भारत को अमेरिका का एक रणनीतिक साझेदार माना जाता है, हम इतने समझौते करते हैं, लेकिन इसके बावजूद भारत को टियर 1 में जगह नहीं मिली है। भारत को टियर 2 में रखा गया है और इस टियर 2 का सीधा सा अर्थ ये है कि 2027 तक भारत केवल 50,000 एडवांस्ड एआई चिप्स ही आयात कर सकता है। सिर्फ 50,000। हाँ, जो कि आज की जरूरत के हिसाब से बहुत कम है। ये कोटा सिस्टम सच में सोचने पर मजबूर करता है। इसका भारत के इंडिया एआई मिशन पर क्या असर पड़ेगा? इसका असर काफी गहरा होने वाला है। अगर हम इंडिया एआई मिशन को देखें तो उसका मुख्य उद्देश्य देश भर में विशाल डेटा सेंटर स्थापित करना और हमारी कंप्यूटिंग पावर को कई गुना बढ़ाना है। तो 50,000 चिप्स तो ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। बिल्कुल। ये सीमा इस मिशन की गति को काफी धीमा कर सकती है। जो बड़ी टेक कंपनियां हैं वे तो शायद अपने हिस्से के चिप्स हासिल कर लेंगी, लेकिन जो छोटे और उभरते हुए एआई स्टार्टअप्स हैं उनके लिए एडवांस हार्डवेयर तक पहुंचना एक बहुत बड़ी चुनौती बन जाएगी। तो क्या इसका कोई सकारात्मक पहलू भी है? हाँ, अगर इस चुनौती को एक अवसर के रूप में देखा जाए तो ये प्रतिबंध भारत को एआई हार्डवेयर निर्माण में आत्मनिर्भर बनने के लिए एक बहुत बड़ा पुश दे सकता है, क्योंकि तकनीक के मामले में हमेशा के लिए विदेशी आयात पर निर्भर रहना अब एक व्यवहारिक विकल्प नहीं रहा। आत्मनिर्भरता बहुत जरूरी है और ये बात सिर्फ अमेरिका तक सीमित नहीं है। मुझे लगता है पेरिस एआई समिट 2025 भी इसी दिशा में एक बड़ा कदम है। बिल्कुल है। फरवरी 2025 में होने वाले इस समिट की सह अध्यक्षता भारत कर रहा है। और अगर हम इसे बड़े परिदृश्य से जोड़कर देखें तो जब ओपन एआई और गूगल जैसी सिलिकॉन वैली की चंद कंपनियां एआई के पूरे इकोसिस्टम पर अपना एकाधिकार जमा रही हैं, तब इस तरह के समिट का महत्व और भी बढ़ जाता है। मतलब इस समिट का लक्ष्य ही उस एकाधिकार को चुनौती देना है। हाँ, भारत इस मंच का उपयोग ग्लोबल साउथ के लिए एक समान पहुंच, जिसे हम इक्विटेबल एक्सेस कहते हैं, उसे सुनिश्चित करने के लिए करना चाहता है। अब स्थिति ये है कि अमेरिका, चीन और यूरोपीय संघ के एआई रेगुलेशंस बिल्कुल अलग-अलग दिशाओं में जा रहे हैं। और ऐसे में ग्लोबल साउथ के देश पिस रहे हैं। सही कहा। इसलिए ओपन सोर्स एआई को बढ़ावा देना बहुत जरूरी है ताकि विकासशील देश भी इस तकनीकी क्रांति का हिस्सा बन सकें। वे केवल इन बड़ी कंपनियों के उपभोक्ता बनकर न रह जाएं। एआई, हार्डवेयर और चिप्स की इस खींचतान के बीच एक और रिपोर्ट मेरे सामने है, भारत अमेरिका ट्रस्ट इनिशिएटिव। इसका सामने आना एक और दिलचस्प पहलू है। ट्रस्ट इनिशिएटिव। ये पहल मुख्य रूप से रणनीतिक तकनीक और महत्वपूर्ण खनिजों पर केंद्रित है। अब मेरा सवाल यह है कि अगर अमेरिका एआई चिप्स के मामले में भारत को सीमित कर रहा है,
तो फिर इस नए इनिशिएटिव के जरिए वह किन चीजों की सप्लाई चेन को सुरक्षित करना चाहता है? इसका एक बहुत सीधा सा जवाब है, चीन पर निर्भरता कम करना। चीन का वर्चस्व? हाँ, आज के समय में दुनिया के लगभग 70% दुर्लभ पृथ्वी तत्वों यानी रेयर अर्थ एलिमेंट्स पर अकेले चीन का नियंत्रण है। 70%? ये तो बहुत ज्यादा है। और ये वही खनिज हैं जो एआई हार्डवेयर से लेकर इलेक्ट्रिक व्हीकल की बैटरी और स्पेस टेक्नोलॉजी तक हर एडवांस तकनीक की रीढ़ है। तो ट्रस्ट इनिशिएटिव के जरिए भारत और अमेरिका चीन पर इस खतरनाक निर्भरता को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। और शायद फार्मा सेक्टर भी इसमें शामिल है। बिल्कुल, फार्मा सेक्टर के लिए जरूरी एपीआई और डिफेंस सेक्टर में तकनीक के हस्तांतरण को लेकर भी बात हो रही है। दोनों देश एक समानांतर और सुरक्षित सप्लाई चेन विकसित करने की दिशा में काम कर रहे हैं। टेक और सप्लाई चेन की इस चर्चा से ये साफ है कि अब सब कुछ व्यापार से जुड़ गया है। तो चलिए व्यापारिक गलियारों और नए आर्थिक गठजोड़ों की तरफ रुख करते हैं। ये मेरा पसंदीदा विषय है। मुझे पता है। तो यूएस भारत कॉम्पैक्ट पहल के तहत एक मिशन 500 लॉन्च किया गया है। इसका टारगेट 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को $500 बिलियन तक पहुंचाना है, जो कि एक बहुत ही महत्वाकांक्षी लक्ष्य है। हाँ, इसके साथ ही एक 10 वर्षीय रक्षा साझेदारी ढांचा भी है जो 2025 से 35 तक चलेगा। मुझे लगता है ये रक्षा साझेदारी सिर्फ हथियारों की खरीद फरोख्त तक सीमित नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये एक बहुत बड़ा संरचनात्मक बदलाव है। ये नया रक्षा ढांचा साबित करता है कि अब संबंध सिर्फ बायर और सेलर वाले नहीं रहे। तो अब फोकस किस चीज पर है? अब फोकस को प्रोडक्शन और तकनीक साझा करने पर है। देखिए, $500 बिलियन का व्यापारिक लक्ष्य हासिल करना तब तक संभव ही नहीं है जब तक कि दोनों देश रक्षा और एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग जैसे भारी भरकम सेक्टर्स में मिलकर काम ना करें। लेकिन व्यापार को गति देने के लिए सिर्फ संधियां ही काफी नहीं है, भौतिक रास्तों की भी जरूरत होती है। ठीक है, आइए इसके हर पहलू को समझते हैं। यहाँ IMECC यानी भारत, मध्य पूर्व, यूरोप आर्थिक गलियारा तस्वीर में आता है। IMECC एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। ये एक विशाल मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट है जिस पर 2027 तक $600 बिलियन जुटाने का लक्ष्य रखा गया है। पूर्वी कॉरिडोर के जरिए भारत को समुद्र के रास्ते खाड़ी देशों से जोड़ा जाएगा और उत्तरी कॉरिडोर खाड़ी देशों से रेलवे और समुद्र के नेटवर्क के जरिए यूरोप तक पहुंचेगा। तो इसका रणनीतिक महत्व क्या है? इसका रणनीतिक महत्व अभूतपूर्व है। पहली बात, ये चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का एक सीधा और पारदर्शी विकल्प पेश करता है। BRI का जवाब। और दूसरी बड़ी बात, वर्तमान में यूरोप और एशिया के बीच का ज्यादातर व्यापार स्वेज नहर पर निर्भर है। हमने देखा है कि लाल सागर या स्वेज नहर में जरा सी भी भू राजनीतिक अस्थिरता आने पर पूरी दुनिया की सप्लाई चेन ठप पड़ जाती है। हाँ, पिछले कुछ सालों में हमने ये बार बार देखा है। तो IMECC उस जोखिम को कम करेगा। ये सिर्फ यात्रा का समय ही नहीं बचाएगा, बल्कि लॉजिस्टिक्स की लागत को भी काफी कम कर देगा। जब यूरोप से व्यापार की बात हो रही है तो उर्सुला वॉन डर लियन की हालिया नई दिल्ली यात्रा का जिक्र करना भी जरूरी हो जाता है। हाँ, यूरोपीय संघ के साथ भारत के संबंध बहुत महत्वपूर्ण है। $135 बिलियन के व्यापार के साथ EU भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। लेकिन इस साझेदारी में कई गतिरोध भी हैं, जैसे कि EU का कार्बन बॉर्डर टैक्स, जिसे CBM कहते हैं। ये टैक्स एक बड़ा मुद्दा है। ये टैक्स यूरोप में निर्यात होने वाले स्टील और एल्यूमिनियम जैसे उत्पादों पर कार्बन उत्सर्जन के आधार पर लगाया जाएगा, जो भारतीय निर्यातकों के मार्जिन को सीधे तौर पर प्रभावित कर सकता है। देखिए, अगर तटस्थता से बात करें तो कार्बन टैक्स निश्चित रूप से विकासशील देशों के लिए एक बड़ी व्यापारिक बाधा है। भारतीय उद्योगों को अब अपनी मैन्युफैक्चरिंग प्रक्रियाओं को हरा भरा बनाना ही होगा। ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग की तरफ जाना होगा। हाँ, वरना वे यूरोपीय बाजार में प्रतिस्पर्धी नहीं रह पाएंगे। इसके अलावा प्रोफेशनल्स के लिए वीजा नीतियां और मुफ्त व्यापार समझौते की धीमी गति भी दोनों के बीच लगातार चुनौती बनी हुई है। लेकिन कुछ सकारात्मक कदम भी हैं, है ना? बिल्कुल। ये भी ध्यान देने वाली बात है कि हरित ऊर्जा, विशेषकर ग्रीन हाइड्रोजन के क्षेत्र में EU भारत में €1 बिलियन का निवेश कर रहा है। तो एक संतुलन बनाने का प्रयास तो हो रहा है। और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात करें तो भारत और UK के बीच व्यापार समझौते पर बातचीत फिर से शुरू हो गई है। 8 महीने के लंबे अंतराल के बाद ये फिर से ट्रैक पर है और इसके 14 दौर पूरे हो चुके हैं। 14 दौर पूरे होना दिखाता है कि दोनों पक्ष गंभीर हैं। भारत का लक्ष्य अब पश्चिमी देशों के विकसित बाजारों के साथ अपने संबंधों को मजबूत करना है। ये रणनीति बहुत स्पष्ट है। भारत के पास पहले से ही कई एशियाई देशों के साथ व्यापार समझौते हैं, लेकिन UK,
EU और अमेरिका जैसे उच्च आय वाले बाजारों में ड्यूटी फ्री पहुंच हासिल करना भारत के निर्यात सेक्टर के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। चलिए वैश्विक व्यापार गलियारों से थोड़ा पड़ोस की हकीकत और क्षेत्रीय सुरक्षा की तरफ लौटते हैं। हाँ, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। भारत बांग्लादेश सीमा का मुद्दा इन दिनों फिर से गरमाया हुआ है। 4096 किलोमीटर लंबी इस सीमा की जटिलता असाधारण है। इसमें नदियां, घने जंगल और मैदानी इलाके शामिल हैं। और सीमा का पूरी तरह से तय न होना भी एक समस्या है। हाल ही में पश्चिम बंगाल के मालदा में बॉर्डर गार्ड्स बांग्लादेश ने भारत द्वारा किए जा रहे बाड़ लगाने के काम को रोक दिया था। विवाद की जड़ उन पुराने 1975 के सीमा दिशा निर्देशों में है। हाँ, जो ये तय करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा के 150 गज के भीतर कोई भी रक्षा संरचना या बाड़ नहीं बनाई जा सकती। और ये 150 गज का नियम आज के समय में भारत के लिए एक बड़ी सुरक्षा चुनौती बन चुका है। सीमा के पूरी तरह से सील न होने के कारण अवैध घुसपैठ और हथियारों तथा मवेशियों की तस्करी जैसी समस्याएं लगातार बनी रहती हैं। तो इसका समाधान क्या है? इसीलिए अब पारंपरिक बाड़ लगाने के बजाय स्मार्ट सर्वेलेंस पर जोर दिया जा रहा है। CCTV, थर्मल सेंसर्स और ड्रोन्स का जाल बिछाया जा रहा है। और नदियों वाले इलाके में? नदी वाले इलाकों में घुसपैठ रोकने के लिए विशेष वाटर विंग यूनिट्स तैनात की जा रही हैं। मतलब सुरक्षा अब केवल भौतिक बैरिकेड से नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी से सुनिश्चित की जा रही है। क्षेत्रीय कूटनीति का एक और उदाहरण हाल ही में गुजरात के गांधीनगर में देखने को मिला, जहां बिम्स्टेक यूथ समिट 2025 का आयोजन हुआ, जिसकी थीम थी इंट्रा बिम्स्टेक एक्सचेंज के लिए एक पुल के रूप में युवा। बिल्कुल। और इसमें विकसित भारत एट 2047 के विजन पर भी चर्चा हुई। लेकिन इस क्षेत्रीय सहयोग का असली महत्व तब समझ आता है जब हम मस्कट में हुए 8वें हिंद महासागर सम्मेलन के निष्कर्षों पर नजर डालते हैं। ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। हिंद महासागर क्षेत्र कोई साधारण जलमार्ग नहीं है। हाँ, दुनिया का 70% कंटेनर ट्रैफिक और भारत का 90% ऊर्जा आयात इसी रास्ते से गुजरता है। इस डेटा को अगर हम एक अलग नजरिए से देखें तो हिंद महासागर वैश्विक अर्थव्यवस्था की मुख्य धमनी है। यहाँ जरा सी भी रुकावट पूरी दुनिया में महंगाई और ऊर्जा संकट ला सकती है। और शायद इसीलिए यहाँ भू राजनीतिक संघर्ष सबसे तेज है। एकदम सही। एक तरफ भारत की सागर पहल है, यानी सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, जो इस क्षेत्र में शांति, सहयोग और सभी के विकास को बढ़ावा देती है। और दूसरी तरफ चीन है। हाँ, दूसरी तरफ चीन की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स रणनीति है, जिसके तहत वो पूरे हिंद महासागर में व्यावसायिक बंदरगाहों के नाम पर अपने रणनीतिक और नौसैनिक ठिकाने विकसित कर रहा है। तो ये टकराव केवल व्यापारिक नहीं है? बिल्कुल नहीं, ये सीधे तौर पर समुद्री सुरक्षा और शक्ति संतुलन का टकराव है। इसी शक्ति संतुलन के खेल में ग्लोबल साउथ के देशों की स्थिति बहुत नाजुक है। कोविड-19 महामारी और यूक्रेन युद्ध ने पूरी दुनिया को, विशेषकर अफ्रीकी और एशियाई देशों को भयंकर खाद्यान्न और ऊर्जा संकट में धकेल दिया है। ऐसे समय में इन देशों को ऐसे साझेदारों की तलाश है जो उन्हें कर्ज के जाल में फंसाए बिना विकास का रास्ता दिखा सकें। और जापान भारत अफ्रीका फोरम बिल्कुल यही करने का दावा कर रहा है। हाँ, ये फोरम चीन के ऋण आधारित इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडल का सीधा जवाब है। अफ्रीका में चीन ने भारी निवेश किया है, लेकिन उसके साथ ही कई देश गहरे कर्ज में डूब गए हैं, जिसे हम डेब्ट ट्रैप कहते हैं। बिल्कुल। ये नया फोरम एक पारदर्शी विकल्प पेश करता है। इसमें जापान अपनी पूंजी और एडवांस तकनीक ला रहा है और भारत अपना डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर और कौशल विकास की विशेषज्ञता दे रहा है। और भारत की वैक्सीन मैत्री पहल से जो सद्भावना बनी थी, उसका भी फायदा मिल रहा है। हाँ, महामारी के दौरान भारत ने जो भरोसा कायम किया था, ये फोरम उसी कूटनीतिक पूंजी को आगे बढ़ा रहा है। अब चर्चा को उन दो संवेदनशील अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं की तरफ मोड़ते हैं जिन्होंने मानवाधिकारों और कूटनीति के मोर्चे पर कई सवाल खड़े किए हैं। अमेरिका के नए प्रशासन ने कार्यभार संभालते ही दो बड़े कदम उठाए जो कि काफी चर्चा में रहे हैं। पहला, विदेशी सहायता एजेंसी यानी यूएसएड की फंडिंग पर 90 दिन की रोक लगा दी गई है। और दूसरा, 104 भारतीय नागरिकों को जंजीरों में जकड़कर अमेरिकी सैन्य विमान से डिपोर्ट किया गया है। इन दोनों के प्रभाव बहुत गहरे हैं। अगर हम तटस्थ रूप से देखें तो यूएसएड की फंडिंग रोकने के फैसले ने अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थाओं में खलबली मचा दी है। हाँ, संयुक्त राष्ट्र ने चेतावनी दी है कि HIV एड्स और अन्य जीवन रक्षक कार्यक्रमों के फंड रुकने से दुनिया भर में लगभग 60 लाख लोगों की जान जा सकती है। क्या इसका भारत पर भी असर होगा?
भारत पर इसका सीधा असर न के बराबर होगा, क्योंकि यूएसएड के वैश्विक बजट का केवल 0.2 से 0.4% हिस्सा ही भारत में आता है। हम तो अपनी स्वास्थ्य योजनाओं का खर्च खुद उठा लेते हैं। हाँ, लेकिन ग्लोबल साउथ के उन गरीब देशों के लिए जो पूरी तरह से इस विदेशी सहायता पर निर्भर हैं, यह एक बहुत बड़ा संकट बन सकता है। भारत के लिए जो ज्यादा चिंता का विषय है वो है डिपोर्टेशन का तरीका। बिना दस्तावेजों के रह रहे लोगों को वापस भेजना किसी भी देश की नीति का हिस्सा हो सकता है, लेकिन जिस तरह से सैन्य विमान का इस्तेमाल किया गया और लोगों को जंजीरों में बांध कर लाया गया, उसने मानवाधिकारों की गहरी चिंताओं को जन्म दिया है। ये एक बहुत ही जटिल कूटनीतिक चुनौती है, क्योंकि अमेरिका में ऐसे लगभग 7.25 लाख बिना दस्तावेज वाले भारतीय रह रहे हैं। यह स्थिति दिखाती है कि जब कोई महाशक्ति अपनी घरेलू नीतियों को सख्ती से लागू करती है, तो उसके सहयोगी देशों के लिए भी स्थितियां कितनी असहज हो सकती हैं। कूटनीतिक संबंधों को बनाए रखने और अपने नागरिकों के मानवाधिकारों की रक्षा करने के बीच एक बहुत बारीक लकीर होती है। मानवाधिकारों और अंतर्राष्ट्रीय नियमों की बात हो और अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय यानी आईसीसी का जिक्र ना हो, ऐसा तो नहीं हो सकता। अमेरिका ने हाल ही में आईसीसी पर कड़े प्रतिबंध लगा दिए हैं। हाँ, आईसीसी को 2002 में रोम संविधि के तहत स्थापित किया गया था, जिसका काम राष्ट्रीय अदालतों के विफल होने पर युद्ध अपराधों की जांच करना है। इसके 125 सदस्य देश हैं। और यही विरोधाभास साफ नजर आता है। दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्तियां अमेरिका, चीन, रूस और यहाँ तक कि भारत भी इस न्यायालय की सदस्य नहीं है। तो ये संस्था काम कैसे करती है? जब अमेरिका जैसी महाशक्ति इस संस्था पर ही प्रतिबंध लगा देती है, तो ये अंतर्राष्ट्रीय न्याय व्यवस्था की प्रभावशीलता पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाता है। ये दर्शाता है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून अक्सर वही तक काम करते हैं जहां तक ताकतवर देश उन्हें काम करने देना चाहते हैं। तो अगर इस पूरी गहन चर्चा के पन्नों को एक साथ रखकर देखा जाए तो तस्वीर काफी साफ होने लगती है। एकदम साफ। एआई चिप्स के कोटे से लेकर आईएमईसी जैसे नए व्यापारिक रास्तों तक, $500 बिलियन के व्यापार लक्ष्य से लेकर सीमाओं पर सख्ती और विदेशी सहायता नीतियों में बदलाव तक, ये सब साबित करता है कि दुनिया बहुत ही तेजी से एक नए बहुध्रुवीय ढांचे की ओर बढ़ रही है। और सुनने वालों के लिए ये समझना बहुत जरूरी है कि ये कोई दूर की भू राजनीति नहीं है। इसका सीधा असर हमारी जिंदगी पर पड़ता है। कैसे? जब व्यापारिक मार्ग बदलते हैं तो महंगाई पर असर पड़ता है। जब एआई के निर्यात नियम बदलते हैं तो ये तय होता है कि भविष्य की तकनीक और नौकरियां कहाँ पैदा होंगी। विदेशी संधियां ही आने वाले कल की आर्थिक स्थिरता तय करती हैं। इन सभी कड़ियों को जोड़ने के बाद ही आज की दुनिया समझ में आती है। बिल्कुल। आज के विश्लेषण से ये बात उभर कर सामने आती है कि हम एक अभूतपूर्व बदलाव के दौर में हैं। लेकिन इस चर्चा को खत्म करने से पहले, इन सारी रिपोर्टों को देखने के बाद मेरे मन में एक विचार आ रहा है, एक ऐसा सवाल जो हमें खुद से पूछना चाहिए। वो क्या है? जिस दुनिया में IMECE जैसे गलियारे बनाकर देशों को जोड़ा जा रहा है, उसी दुनिया में अमेरिका, चीन और भारत जैसी महाशक्तियां अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय जैसी संस्थाओं से बाहर हैं। और जहां लाखों लोगों की जान बचाने वाली यूएसएड की विदेशी सहायता को किसी एक राजनीतिक फैसले से रोका जा सकता है, तो क्या हम एक ऐसे युग में प्रवेश कर रहे हैं जहां वैश्विक नियम और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं खत्म हो रही हैं और केवल दो देशों की आपसी ताकत ही दुनिया की दिशा तय करेगी? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को सोचना चाहिए। इसी विचार के साथ आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इस विस्तृत चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे सामने रखे स्रोतों और नोट्स का जो अंबार है वो वाकई थोड़ा हैरान करने वाला है। हाँ बिल्कुल, मुझे भी पहली नजर में ऐसा ही लगा था। काफी भारी भरकम जानकारी है ना? तो आज का हमारा जो मिशन है वो यही समझना है कि दुनिया के अलग अलग कोने में घट रही घटनाएं आखिर कैसे एक दूसरे से गुंथी हुई हैं। इन स्रोतों में एक तरफ विश्व व्यापार संगठन यानी WTO के गहरे संकट का जिक्र है, तो दूसरी तरफ उन अदृश्य ध्वनि हथियारों मतलब सोनिक वेपन्स की खौफनाक तकनीक की बात की गई है, जो बिना नजर आए ही भीड़ को तितर बितर कर सकते हैं। और इसके बीच में जाहिर है वैश्विक व्यापार के उलझे हुए समझौते भी हैं और सीमाओं की सुरक्षा की रणनीतियां भी शामिल हैं। बिल्कुल। अगर हम इन नोट्स को देखें तो पहली नज़र में ये थोड़े जटिल लग सकते हैं, लेकिन असल में इनकी कहानी बहुत दिलचस्प है। सुनने वालों के लिए ये एक ऐसा सफ़र होने वाला है जहां हम बिना किसी इन्फो ओवरलोड के कूटनीति और रक्षा के इन भारी भरकम शब्दों को बिल्कुल आसान भाषा में डिकोड करेंगे। एकदम सही।
और ये सफर बहुत ही रोमांचक होने वाला है। जब हम अर्थशास्त्र, कूटनीति और सुरक्षा से जुड़े इन अलग-अलग स्रोतों को एक ही कैनवस पर रखते हैं, तो हमें एक बहुत ही स्पष्ट तस्वीर दिखाई देती है। ये सिर्फ देशों के बीच के करारों की बात नहीं है, बल्कि ये समझने की बात है कि आज की दुनिया का पावर डायनामिक्स कैसे काम कर रहा है। हम हर उस कारण और तथ्य की तह तक जाएंगे जो इन खबरों के पीछे छिपा है। तो चलिए पन्ने पलटते हैं और शुरुआत करते हैं वैश्विक व्यापार से। हमारे नोट्स का एक बड़ा हिस्सा विश्व व्यापार संगठन WTO पर केंद्रित है। 1995 में जब इसे बनाया गया था तो सोच थी कि पूरी दुनिया एक बड़े बाजार की तरह बिना किसी रुकावट के काम करेगी। लेकिन आज की स्थिति देखकर लगता है कि ये संस्था किसी बहुत बड़े संकट में फंसी हुई है। ऐसा लग रहा है जैसे इसका इंजन ही सीज हो गया हो। ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, इस संकट की जड़ें काफी गहरी हैं। सबसे बड़ी तात्कालिक समस्या इसके अपीलीय निकाय, जिसे अपीलेट बॉडी कहते हैं, उसको लेकर है। WTO का काम सिर्फ नियम बनाना नहीं है, बल्कि अगर दो देशों के बीच व्यापारिक विवाद हो तो उसे सुलझाना भी है। सही बात है। लेकिन 2017 से अमेरिका ने इस अपीलीय निकाय में जजों की नई नियुक्तियों को वीटो कर रखा है। अब आप ही सोचिए, जब जज ही नहीं होंगे तो विवाद कैसे सुलझेंगे? मतलब पूरा सिस्टम ही ठप पड़ गया है। बिल्कुल। इसके अलावा एक और बड़ा कारण दोहा दौर की विफलता है। कृषि सब्सिडी और विकासशील देशों को बाजार में पहुंच देने जैसे बुनियादी मुद्दों पर आज तक कोई ठोस आम सहमति नहीं बन पाई है। यानी अगर वैश्विक मंच काम नहीं कर रहा है तो जाहिर है कि देश अपनी समस्या खुद सुलझाने निकल पड़ेंगे। क्या यही वजह है कि आजकल हर देश एक दूसरे के साथ अलग से मुक्त व्यापार समझौते मतलब FTA करने में लगा हुआ है? एकदम सही पकड़ा आपने। जब बहुपक्षीय ढांचा इतना धीमा और जटिल हो जाता है तो देश WTO का इंतजार करने के बजाय द्विपक्षीय समझौते करना ज्यादा पसंद करते हैं। ये तेज भी है और इसमें देश अपनी शर्तों पे बात कर सकते हैं। लेकिन अगर सब लोग अपने अपने अलग समझौते कर ही रहे हैं तो क्या WTO अब अप्रासंगिक हो गया है? क्या दुनिया को अब इसकी जरूरत ही नहीं है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारे स्रोत इस बात पर बहुत जोर देते हैं कि WTO आज भी दुनिया के लिए एक ढाल की तरह है। सोचिए, अगर ये नियम आधारित संस्था न हो तो ताकतवर देश कमजोर देशों पर मनमाने टैरिफ थोपने लगेंगे। पूरी दुनिया एक भयानक व्यापारिक युद्ध में उलझ जाएगी। हाँ, जिसकी कीमत आम लोगों को चुकानी पड़ेगी। बिल्कुल। इसका सबसे बड़ा उदाहरण 2022 का ऐतिहासिक मत्स्य पालन समझौता है। तमाम मतभेदों के बावजूद WTO इस बात पर आम सहमति बनाने में सफल रहा कि समुद्र में अंधाधुंध मछली पकड़ने पर जो सरकारी सब्सिडी दी जाती है उसे कैसे रोका जाए। मतलब उम्मीद अभी बाकी है, बस सुधार की जरूरत है। सुधार की जरूरत बहुत ज्यादा है। जैसे ई-कॉमर्स और डिजिटल व्यापार के लिए नए नियम चाहिए और सर्वसम्मति के नियम पर फिर से विचार करना होगा। सर्वसम्मति का नियम, जहां कोई एक छोटा सा देश भी पूरे फैसले को रोक सकता है ना? एकदम सही। इसी वैश्विक ढांचे को समझने के लिए हमारे नोट्स में एक बहुत ही कमाल के अर्थशास्त्री दानी रॉड्रिक के वर्ष 2000 के एक सिद्धांत का जिक्र है। इसे पॉलिटिकल ट्रिलेमा कहा गया है। हाँ, मैंने भी वो हिस्सा पढ़ा। वो बहुत ही दिलचस्प लगा। मैं सोच रही थी कि क्या आप इसे थोड़ा आसान शब्दों में समझा सकते हैं कि ये त्रिविधा आखिर है क्या? जरूर। इसे ऐसे समझिए जैसे आप किसी रेस्टोरेंट में गए हों और आपके सामने 3 चीजों का मेन्यू हो। पहला, राष्ट्रीय संप्रभुता, यानी अपने देश के कानून खुद बनाने की पूरी आजादी। ठीक है। दूसरा, लोकतंत्र, यानी जनता की आवाज। और तीसरा, गहरा वैश्वीकरण, यानी दुनिया भर के बाजारों से पूरी तरह जुड़ जाना। रॉड्रिक का ट्रायलेमा यह कहता है कि कोई भी देश एक साथ इन तीनों चीजों का मजा नहीं ले सकता। आपके पास बजट सिर्फ 2 ही चीजों का है। अच्छा, मतलब अगर आप वैश्वीकरण और लोकतंत्र चुनते हैं तो आपको अपनी संप्रभुता से समझौता करना पड़ेगा। बिल्कुल। तो अगर हम इसे असली दुनिया में देखें तो क्या यूरोपीय संघ इसका उदाहरण हो सकता है? क्योंकि वहाँ सदस्य देशों ने एक तरह से वैश्वीकरण और लोकतंत्र को चुना है, लेकिन उन्हें अपनी अलग मुद्रा या अपनी अलग व्यापार नीति रखने की आज़ादी छोड़नी पड़ी है। एक तरह से उन्होंने अपनी संप्रभुता का कुछ हिस्सा कुर्बान किया है। बहुत सटीक उदाहरण है। यूरोपीय संघ ने संप्रभुता की कीमत पर बाकी दोनों को चुना। वहीं अगर आप चीन को देखें तो उन्होंने इस मेन्यू से राष्ट्रीय संप्रभुता और वैश्वीकरण को तो चुना, लेकिन अपने हिसाब से। और इसके लिए उन्होंने लोकतंत्र को पीछे छोड़ दिया। सही कहा। वे वैश्विक बाजार का हिस्सा हैं, लेकिन उनके नियम पूरी तरह से उनकी अपनी संप्रभुता और सत्ता द्वारा नियंत्रित होते हैं। ये बहुत कुछ स्पष्ट कर देता है। और शायद यही कारण है कि पश्चिमी देशों में आजकल हम लोक लुभावनावाद की एक नई लहर देख रहे हैं।
जब वैश्वीकरण के कारण स्थानीय कारखाने बंद होते हैं और लोगों की नौकरियां जाती हैं, तो वे लोकतांत्रिक तरीके से आवाज उठाते हैं कि हमें अपनी संप्रभुता वापस चाहिए, हमारी सीमाएं बंद करो। बिल्कुल। ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट नीति हो या हंगरी में विक्टर ओर्बन का रुख हो, ये सब इसी ट्रिलेमा का नतीजा लगता है। जब वैश्वीकरण से स्थानीय अर्थव्यवस्था को नुकसान होता है तो लोकतांत्रिक दबाव स्वाभाविक रूप से संरक्षणवाद की ओर झुकता है, और इसी रस्साकशी के बीच दुनिया भर के व्यापार समझौते झूल रहे हैं। तो इसी कड़ी में आइए भारत और ब्रिटेन के बीच चल रही मुक्त व्यापार समझौते की बातचीत पर नजर डालते हैं। अगर मैं आंकड़ों को देखूं तो भारत का ब्रिटेन को निर्यात करीब 12.9 बिलियन डॉलर का है। अगर ये डील हो जाती है तो कपड़ों, जूतों और समुद्री उत्पादों को बहुत फायदा होगा। हाँ, आर्थिक रूप से ये बहुत फायदेमंद है। लेकिन मुझे इसमें थोड़ा विरोधाभास भी नजर आता है। ब्रिटेन चाहता है कि भारत उनकी महंगी स्कॉच विस्की और लग्जरी कारों पर आयात शुल्क कम कर दे, लेकिन भारत की भी तो कुछ मांगे होंगी। जाहिर है, और यही आकर मामला फंसता है। भारत की सबसे बड़ी मांग है वीजा और मोबिलिटी। भारत चाहता है कि उसकी आईटी पेशेवरों और छात्रों को ब्रिटेन में काम करने के लिए आसान वीजा मिले। लेकिन ब्रिटेन की घरेलू राजनीति में आप्रवासन इस वक्त सबसे संवेदनशील मुद्दा है। बिल्कुल। अभी हमने जिस पॉलिटिकल ट्रिलेमा की बात की वो यहाँ साफ दिखता है। ब्रिटेन वैश्वीकरण तो चाहता है, यानी सस्ता व्यापार, लेकिन अपनी सीमाओं पर संप्रभुता खोना नहीं चाहता। इसके अलावा एक बड़ा पेच द्विपक्षीय निवेश संधि में भी है। वो क्या है? भारत का कहना है कि अगर कोई व्यापारिक विवाद होता है तो पहले उसे भारतीय अदालतों में सुलझाया जाए, जबकि ब्रिटेन चाहता है कि इसे सीधे अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता में ले जाया जाए। तो ये सिर्फ चीजों को इधर उधर बेचने की बात नहीं है, ये कानूनी संप्रभुता की भी लड़ाई है। वैसे व्यापार की ही बात करें तो हमारे नोट्स में आसियान भारत माल व्यापार समझौते की 8वीं संयुक्त समिति की बैठक का भी जिक्र है। ये समझौता तो 2009 में ही हो गया था, तो अब इसकी क्या जरूरत आन पड़ी? जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि 2009 से लेकर अब तक दुनिया बहुत बदल चुकी है। आपूर्ति श्रृंखलाओं का पूरा तरीका बदल गया है। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य इस पुराने ढांचे को आधुनिक बनाना है, ताकि आज की गैर टैरिफ बाधाओं को दूर किया जा सके और दोनों क्षेत्रों के बीच व्यापार और अधिक सहज हो सके। समझ गई। व्यापार और अर्थशास्त्र की इन उलझनों से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और कूटनीति की मेज पर चलते हैं। हमारे पास जोहान्सबर्ग में ब्रिक्स और G20 के हाशिए पर हुई भारत और चीन के विदेश मंत्रियों की मुलाकात के भी नोट्स हैं। जी। ये एक बहुत ही अहम बैठक थी। 2020 की गालवान झड़प के बाद से दोनों देशों के बीच जो तनाव है, उसे देखते हुए क्या इस मुलाकात में कोई ठोस बात हुई या ये सिर्फ एक कूटनीतिक औपचारिकता थी? इसे सिर्फ औपचारिकता नहीं कह सकते। भले ही तनाव चरम पर हो, लेकिन संवाद कभी बंद नहीं होना चाहिए। इस बैठक में मुख्य रूप से 5 अहम मुद्दों पर बात हुई। कौन कौन से? पहला, वास्तविक नियंत्रण रेखा पर सैनिकों की वापसी और सीमा प्रबंधन। दूसरा, कैलाश मानसरोवर यात्रा को फिर से शुरू करने की संभावनाएं। तीसरा, दोनों देशों के बीच सीधी उड़ानों की कनेक्टिविटी को बहाल करना। चौथा, सीमा पार बहने वाली नदियों के पानी का डेटा शेयर करना, विशेष रूप से चीन द्वारा बनाए जा रहे बांधों को लेकर। और पांचवा, बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग। लेकिन इन पांचों बातों को सुनना एक बात है और जमीन पर अमल होना बिल्कुल दूसरी। मुझे लगता है कि इन दोनों देशों के बीच एक बहुत गहरा विश्वास का अभाव है। हम एक तरफ सीमा पर तनाव देख रहे हैं और दूसरी तरफ चीन से हमारा व्यापार घाटा लगातार बढ़ता जा रहा है। क्या ये एक विरोधाभास नहीं है? यही तो भूराजनीति की सबसे बड़ी जटिलता है। रणनीतिक प्रतिद्वंदिता अपनी जगह है, लेकिन आर्थिक निर्भरता को रातों रात खत्म नहीं किया जा सकता। भारत चीन से बहुत सारे महत्वपूर्ण कच्चे माल का आयात करता है। हाँ, इलेक्ट्रॉनिक्स से लेकर फार्मास्यूटिकल्स तक। बिल्कुल। भारत इस निर्भरता को कम करने की कोशिश जरूर कर रहा है, लेकिन इसमें वक्त लगेगा। इसीलिए ऐसे समय में कूटनीतिक संवाद और विश्वास बहाली के उपाय ही किसी बड़ी सैन्य अनहोनी को टालने का सबसे व्यवहारिक तरीका होते हैं। कूटनीतिक संतुलन की बात करें तो हमारे नोट सऊदी अरब के साथ भारत की रणनीतिक साझेदारी पर भी रोशनी डालते हैं। 1947 से शुरू हुए इन संबंधों ने लंबा सफर तय किया है। 2006 का दिल्ली घोषणा पत्र और 2010 का रियाद घोषणा पत्र इसके बड़े मील के पत्थर रहे हैं। और आज दोनों के बीच लगभग 42.98 बिलियन डॉलर्स का व्यापार होता है। ये एक बहुत ही मजबूत आर्थिक और ऊर्जा साझेदारी लगती है।
ये साझेदारी भारत के लिए जीवन रेखा जैसी है, क्योंकि भारत अपनी ऊर्जा और तेल की भारी जरूरतें यहीं से पूरी करता है। लेकिन इसमें भी नए भू राजनीतिक पेच आ गए हैं। कैसे पेच? सऊदी अरब का ब्रिक्स प्लस में शामिल होना और चीन के साथ उसकी बढ़ती रणनीतिक नजदीकी, ये भारत के लिए कूटनीतिक समीकरणों को थोड़ा जटिल बनाता है, क्योंकि चीन मध्य पूर्व में अपना प्रभाव बहुत तेजी से बढ़ा रहा है। तो इस स्थिति में भारत के पास क्या विकल्प हैं? भारत का सबसे बड़ा विकल्प सऊदी अरब के विजन 2030 में छिपा है। सऊदी अरब अपनी अर्थव्यवस्था को सिर्फ तेल पर निर्भर नहीं रखना चाहता। वो बुनियादी ढांचा, तकनीक और नवीकरणीय ऊर्जा में भारी निवेश कर रहा है। और ये भारत के विकसित भारत 2047 के लक्ष्यों के साथ तालमेल खाता है। बिल्कुल। भारत वहां सिर्फ एक खरीदार के रूप में नहीं, बल्कि तकनीकी और ढांचागत भागीदार के रूप में अपनी मजबूत जगह बना सकता है। ये एक अच्छी रणनीति है। मध्य पूर्व से निकलकर अब प्रशांत महासागर की तरफ चलते हैं, भारत और न्यूजीलैंड के संबंधों पर। ये थोड़ा हैरान करने वाला था कि दोनों देशों के रिश्ते 1800 के दशक से जुड़े हैं। 1915 के गैलीपोरी युद्ध में एंजाक बलों के साथ भारतीय सैनिकों ने भी हिस्सा लिया था। हाँ, और आज वहां 2.5 लाख से ज्यादा भारतीय मूल के लोग रहते हैं। ये एक बहुत ही मजबूत सांस्कृतिक और ऐतिहासिक पुल है। दोनों देश इंडो पैसिफिक क्षेत्र में नियम आधारित व्यवस्था और स्वतंत्र नौवहन के समर्थक भी हैं। बिल्कुल। लेकिन अगर हम भावनाओं को किनारे रखकर कूटनीतिक यथार्थवाद की बात करें तो चुनौतियां साफ दिखती हैं। दोनों के बीच एफटीए को लेकर बातचीत बहुत सुस्त रही है, व्यापार में विविधता की भारी कमी है और भारतीय छात्रों के लिए वीजा संबंधी अड़चनें लगातार बनी हुई हैं। मतलब सिर्फ अच्छे इतिहास के दम पर आधुनिक कूटनीति नहीं चल सकती, आर्थिक तालमेल जरूरी है। एकदम सही। और यही प्रशांत और हिंद महासागर का क्षेत्र आज भू राजनीति का सबसे बड़ा अखाड़ा बन गया है। हाँ, हमारे स्रोतों के अनुसार हिंद महासागर क्षेत्र में भारत एक एकीकरणकर्ता की भूमिका में आ रहा है। भारत का 80% बाहरी व्यापार और 90% ऊर्जा आयात इसी रास्ते से आता है। सागरमाला कार्यक्रम के जरिए बंदरगाहों का जो विकास हो रहा है वो इसी रणनीति का हिस्सा लगता है। हिंद महासागर को सुरक्षित रखना भारत के लिए कोई विकल्प नहीं बल्कि मजबूरी है। भारत इस क्षेत्र में एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बनना चाहता है। लेकिन असली चुनौती क्या है? असली चुनौती है चीन की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स रणनीति। जैसा लगता है, लेकिन असल में ये घेराबंदी है ना? एकदम सही कहा। चीन हिंद महासागर के चारों ओर अपने रणनीतिक बंदरगाह विकसित कर रहा है, चाहे वो हॉर्न ऑफ अफ्रीका में जिबूती हो, श्रीलंका का हम्बन टोटा हो या पाकिस्तान का ग्वादर पोर्ट। और इसके साथ ही समुद्री डकैती और अवैध मछली पकड़ने की घटनाएं भी बढ़ रही हैं। हाँ, और मालदीव जैसे पड़ोसी देशों में बदलती राजनीतिक सरकारें जो कभी भारत के पक्ष में होती हैं तो कभी चीन के, ये सब इस क्षेत्र को एक बहुत ही संवेदनशील शतरंज की बिसात बना देते हैं। इसी समुद्री सुरक्षा को लेकर हमारे नोट्स में एक बहुत ही अहम जिक्र है, ऑपरेशन अटलांटा। जी, ये यूरोपीय संघ का एक समुद्री सुरक्षा अभियान है जो सोमालिया के तट और लाल सागर में काम करता है। तो यूरोपीय संघ के कमांडर ने भारतीय नौसेना के साथ एक संयुक्त समुद्री अभ्यास का प्रस्ताव रखा है। ये कितना बड़ा कदम है? एक बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित हो सकता है। लाल सागर और पश्चिमी हिंद महासागर से दुनिया की सबसे अहम आपूर्ति श्रृंखलाएं गुजरती हैं। अगर भारतीय नौसेना और यूरोपीय संघ के बल एक साथ आकर अभ्यास करते हैं तो ये वैश्विक स्तर पर एक स्पष्ट संदेश है कि भारत अब सिर्फ अपने पड़ोस तक सीमित नहीं है। बिल्कुल, वो वैश्विक समुद्री सुरक्षा और स्वतंत्र नौवहन की गारंटी देने में एक बड़ी अंतर्राष्ट्रीय भूमिका निभा रहा है। जहां एक तरफ हम समुद्री रास्तों को सुरक्षित कर रहे हैं और व्यापार बढ़ा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ एक बहुत ही दिलचस्प खबर बांग्लादेश से जुड़ी हुई है। 2020 में भारत ने बांग्लादेश के साथ एक ट्रांसशिपमेंट सुविधा शुरू की थी। हाँ, जिसके तहत बांग्लादेश अपने निर्यात के लिए भारत के बंदरगाहों का उपयोग कर सकता था, खासकर अपने $50 बिलियन के विशाल कपड़ा उद्योग के लिए। लेकिन अब भारत ने इस सुविधा वापस ले ली है। आखिर क्यों? इसके पीछे घरेलू और भू राजनीतिक दोनों कारण हैं। पहला तो घरेलू दबाव था। भारत के अपने परिधान निर्यात संवर्धन परिषद ने शिकायत की कि हम अपने ही प्रतिस्पर्धी को अपना रसद इस्तेमाल करने दे रहे हैं, जिससे भारतीय कपड़ा उद्योग को नुकसान हो रहा है। और शायद भारतीय बंदरगाहों पर रसद का बोझ भी बहुत बढ़ गया था। वो तो है ही, लेकिन इसका दूसरा और शायद ज्यादा बड़ा कारण रणनीतिक है। रणनीतिक कारण मतलब क्या? इसका लेना देना चीन से है? बिल्कुल। हाल के दिनों में बांग्लादेश में चीन का निवेश काफी तेजी से बढ़ा है, और वो भी भारत के लिए अति संवेदनशील सिलीगुड़ी कॉरिडोर के ठीक पास।
जिसे चिकन नेक भी कहा जाता है। हाँ, ऐसे में ये सुविधा वापस लेना एक कूटनीतिक संदेश भी हो सकता है। ये दिखाता है कि आप अर्थव्यवस्था को सुरक्षा से अलग करके नहीं देख सकते। अगर रणनीतिक विश्वास में कमी आएगी तो आर्थिक रियायतें भी छिन सकती हैं। ये बहुत ही अहम बात है और सुरक्षा की ये बात हमें सीधा हमारी सीमाओं की जमीनी हकीकत पर ले आती है। हाल ही में हुए पहलगाम आतंकी हमले, जिसमें 26 पर्यटकों की जान चली गई, उसने नियंत्रण रेखा और सीमा पार घुसपैठ के मुद्दे को फिर से गरमा दिया है। ये एक बहुत ही दुखद और गंभीर घटना थी। हमारे नोट्स नियंत्रण रेखा के 1947-48 के इतिहास और 1972 के शिमला समझौते का जिक्र करते हैं, लेकिन मैं सोच रही थी कि इतने दशकों के बाद भी ये घुसपैठ रुकती क्यों नहीं है। इसके लिए वहां के भूगोल को समझना होगा। पीर पंजाल का जो इलाका है वो बेहद दुर्गम है। वहां घने जंगल हैं और सबसे बड़ी दिक्कत तब आती है जब भारी बर्फबारी होती है। बर्फबारी से क्या होता है? बर्फ के वजन से कई जगहों पर सीमा पर लगी बाड़ टूट जाती है या पूरी तरह दब जाती है। इसी का फायदा उठाकर घुसपैठिए बर्फ पिघलने के समय अंदर आते हैं। सिर्फ इंसानी गश्त से इतनी लंबी और दुर्गम सीमा की 24 घंटे निगरानी करना लगभग असंभव है। तो इसका समाधान क्या है? क्या हमें तकनीक का सहारा लेना होगा? जी हाँ, और इसीलिए भारत अब व्यापक एकीकृत सीमा प्रबंधन प्रणाली यानी CIBMS पर जोर दे रहा है। ये कैसे काम करता है? इसमें सिर्फ बाड़ नहीं है, बल्कि ये एक स्मार्ट फेंसिंग है। इसमें दिन रात काम करने वाले थर्मल इमेजर, अंडरग्राउंड सेंसर और रडार का इस्तेमाल किया जाता है। अगर कोई बाड़ के पास फटकता भी है तो कंट्रोल रूम में बैठे जवानों को तुरंत अलर्ट मिल जाता है। ये सीमाओं को तकनीकी रूप से सील करने की एक बड़ी और जरूरी कोशिश है। लेकिन ऐसी उन्नत तकनीक और बुनियादी ढांचे को बनाने में भारी निवेश लगता है। निवेश की बात करें तो हमारे पास जो वैश्विक बुनियादी ढांचा लचीलापन रिपोर्ट है, उसका एक आंकड़ा सचमुच दिमाग घुमा देने वाला है। इसमें कहा गया है कि दुनिया भर में बुनियादी ढांचे को जलवायु परिवर्तन और आपदाओं से बचाने के लिए 2050 तक हर साल $9.2 ट्रिलियन के निवेश की जरूरत है। ये आंकड़ा वाकई डराने वाला है, लेकिन यह हकीकत है। इस रिपोर्ट में एक मॉडल का जिक्र है जो हमें बताता है कि अगर हमने अभी निवेश नहीं किया तो भविष्य में आपदाओं से होने वाला आर्थिक नुकसान इससे कहीं ज्यादा होगा। लेकिन इतनी बड़ी रकम आएगी कहां से? यही सबसे बड़ी चिंता है। उन्नत देशों के पास तो पैसा और ढांचागत शासन दोनों है, लेकिन निम्न और मध्यम आय वाले देश इस $9.2 ट्रिलियन के बिल का अपना हिस्सा कैसे चुकाएंगे? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। तो एक तरफ हम भौतिक बुनियादी ढांचा और स्मार्ट फेंसिंग बना रहे हैं और दूसरी तरफ एक ऐसा खतरा है जो पूरी तरह अदृश्य है। मैं बात कर रही हूँ हमारे आज के स्रोतों के सबसे हैरान करने वाले हिस्से की, सोनिक हथियार। हाँ, सोनिक वेपन्स। सर्बिया में प्रदर्शनकारियों पर इसके इस्तेमाल की खबरें आई हैं। जब मैंने इसके बारे में पढ़ा तो ये बिल्कुल किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगा। क्या आप समझा सकते हैं कि ये अदृश्य हथियार काम कैसे करते हैं? ये तकनीक जितनी आधुनिक है उतनी ही खौफनाक भी है। ये उपकरण ट्रांसड्यूसर का उपयोग करते हैं और आवाज को एक बहुत ही संकरी बीम में केंद्रित कर देते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे लेजर लाइट काम करती है। अच्छा, मतलब आवाज चारों तरफ फैलने के बजाय एक ही दिशा में जाती है? बिल्कुल। इसमें लॉन्ग रेंज अकाउस्टिक डिवाइस और मॉस्किटो डिवाइस जैसी तकनीकें शामिल हैं। सबसे खतरनाक बात यह है कि आवाजें 160 डेसिबल तक पहुंच सकती हैं। रुकिए, 160 डेसिबल? अगर मैं सही समझ रही हूं तो एक जेट इंजन जब उड़ान भरता है तो उसकी आवाज करीब 140 डेसिबल होती है, जो कानों के पर्दे फाड़ सकती है। मतलब ये अदृश्य आवाज एक फाइटर जेट से भी ज्यादा तेज है। एकदम सही। और आप इस आवाज से बच नहीं सकते क्योंकि आप इसे देख नहीं सकते। 120 डेसिबल से ऊपर की किसी भी आवाज के लगातार संपर्क में आने से इंसान हमेशा के लिए बहरा हो सकता है। बाप रे! कानों में तेज बजने की आवाज, भयंकर मतली और शरीर का संतुलन खो देना इसके आम लक्षण हैं। मॉस्किटो डिवाइस तो और भी अजीब है। वो कैसे? ये ऐसी फ्रीक्वेंसी निकालता है जो सिर्फ युवाओं और बच्चों को सुनाई देती है, ताकि वे सार्वजनिक जगहों पर इकट्ठा ना हो सकें। उम्रदराज लोगों को ये आवाज सुनाई नहीं देती। ये तो बहुत ही भयानक है। ये मानवाधिकारों को लेकर एक बहुत बड़ी नैतिक बहस को जन्म देता है। क्या सिर्फ भीड़ को नियंत्रित करने के लिए किसी इंसान को हमेशा के लिए अपाहिज या बहरा कर देना जायज है? यही वो सवाल है जिसका जवाब आज अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को ढूंढना है।
जब हथियार अदृश्य हो तो उसकी जवाबदेही तय करना भी उतना ही मुश्किल हो जाता है। और यहीं पर आकर आज की हमारी ये पूरी चर्चा एक साथ जुड़ जाती है। हमने दानी रोड्रिक के पॉलिटिकल ट्रिलेमा से बात शुरू की थी कि कैसे देश अपनी संप्रभुता और वैश्वीकरण के बीच संतुलन खोज रहे हैं। हाँ, और यही रस्साकशी हमें WTO के ठप पड़े सिस्टम में दिखी। अपने में भी देखिए, एक तरफ तो दुनिया कह रही है कि हमें मुक्त व्यापार चाहिए और दूसरी तरफ हम नियंत्रण रेखा पर स्मार्ट फेंसिंग लगा रहे हैं और समुद्री रास्तों पर नौसेनाएं तैनात कर रहे हैं। ये आज के समय का सबसे बड़ा विरोधाभास है। अर्थशास्त्र कह रहा है कि सीमाएं खोल दो, लेकिन भू राजनीति और सुरक्षा की मांग है कि सीमाएं और मजबूत कर दो। इन दोनों के बीच संतुलन बनाना ही आज की सबसे बड़ी कूटनीति है। इन सभी शानदार अंतर्दृष्टियों को समेटते हुए मैं सुनने वालों के लिए एक ऐसा विचार छोड़ना चाहूंगी जो इस पूरी चर्चा से ही उपजा है, लेकिन हमें भविष्य की ओर देखने पर मजबूर करता है। वो क्या है? हमने आज 9.2 ट्रिलियन डॉलर के बुनियादी ढांचे और जलवायु परिवर्तन की बात की और साथ ही अदृश्य सैनिक हथियारों को भी समझा। जरा सोचिए, आने वाले 50 सालों में जब जलवायु परिवर्तन के कारण समुद्र का जल स्तर बढ़ेगा और पूरी दुनिया में लाखों करोड़ों क्लाइमेट रिफ्यूजी नई जमीन की तलाश में पलायन करेंगे, तब क्या होगा? यह एक बहुत ही डरावना दृश्य है। क्या आज जो ये सैनिक हथियार भीड़ को नियंत्रित करने के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं, वे कल इन बेघर लोगों को रोकने के लिए अदृश्य दीवारों में बदल दिए जाएंगे? जब लाखों लोग सिर्फ एक रहने लायक जगह ढूंढ रहे होंगे, तब इन अदृश्य दीवारों की नैतिकता कौन तय करेगा? ये वाकई एक रोंगटे खड़े कर देने वाला लेकिन बेहद जरूरी सवाल है जिस पर हम सबको सोचना ही होगा। इसी गहरे और विचारोत्तेजक सवाल के साथ हम आज के इस डीप डाइव को यहीं विराम देते हैं। हमारे साथ इस सफर पर चलने और इन जटिल मुद्दों की एक एक परत को खोलने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सुनने वालों के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली बार कुछ और नए हैरान करने वाले स्रोतों और उनके गहरे विश्लेषण के साथ।